हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल प्रिंसेस पार्ट 4 चैप्टर 31 बार जाना। कुहू गहरी सांस ले बोली, उसका फोन बहुत दिनों से बंद बता रहा है। मुझे भी नहीं पता वो कैसी है, किस हाल में है। ये जान माहिर को सीरत का बहुत चिंता सताने लगा। उसे नहीं पता उसके अंदर सीरत के लिए क्या है, पर सीरत को देखते ही वो उसके तरफ खिंचाव सा महसूस करता है। कुहू से बात करने के बाद माहिर चला गया। वही कुहू भी अपने क्लास में जा सीरत के बारे में ही सोचने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात की अमेरिका से निकला अबीर दोपहर के 2 बजे तक इंडिया लैंड कर गया। अबीर के पिता ने पहले ही अबीर के लिए कार एयरपोर्ट भेजवा दिया था। अबीर प्लेन से बाहर निकल सीधे अपने कार में जा बैठ ड्राइवर को अपने मेंशन ले जाने की जगह सीरत के मेंशन ले जाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही वक्त में कार बड़े से मेंशन के सामने जा रुका। अबीर कार से बाहर निकल विला के पास गया तो गार्ड उसे बाहर ही रोक लिए। तभी वो सीरत से मिलने का बोला तो उसे पता चला ये बड़ा सा मेंशन नीलाम हो चुका है। अब ये मेंशन उनका नहीं रहा। ये जान अबीर को बहुत बड़ा झटका मिला। अबीर को पता था कि सीरत के डैड हॉस्पिटल में है और उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुका है, पर इतना ज्यादा खराब हो चुका होगा अबीर को इसका उम्मीद नहीं था। अबीर अपने कार के बैक सीट में जा बैठ उस ईमेल को देखने लगा। सीरत ने अपने नाम के अलावा कोई दूसरा मेल नहीं भेजा था। अबीर को समझ नहीं आ रहा था वो सीरत से कैसे कांटेक्ट करे, कैसे पता लगाए वो किस हाल में है। वो गहरा सांस ले अपने मेंशन जाने के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त में वो अपने बड़े से मेंशन पहुंच गया। अपने मेंशन के अंदर जाते ही उसके मॉम डैड दिखे आए। अपने मॉम डैड के पास जा दोनों को गले से लगा लिया। अचानक से उसके आने का सुन दोनों बहुत हैरान थे। जब अबीर घर आ गया तो दोनों को राहत मिला। अपने बेटे से दूर हो अपने बेटे के चेहरे पर उदासी देख उसके पिता पूछ पड़े, क्या हुआ अबीर? अबीर गहरा सांस ले पूछा, डैड सीरत कहाँ है, कैसी है, आपको कुछ पता है इस बारे में? सुन मिस्टर नैतिक सिंघानिया बोले, पता नहीं बेटा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर सिंघानिया ने बहुत कैजुअली बोला, जैसे उनको इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तभी अबीर बोल पड़ा, डैड वो आपके दोस्त की बेटी है। ये सुन कोल्ड मुस्कान के साथ मिस्टर सिंघानिया बोले, बेटा अब वरुण से दोस्ती रखने का कोई फायदा नहीं है। अबीर के पिता मिस्टर सिंघानिया बस अपना प्रॉफिट देखते थे। एक बार जिससे प्रॉफिट मिलना खत्म हो जाए उनसे वो रिश्ता भी तोड़ देते थे। अपने पिता के सोच पर अबीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो कुछ ना बोल अपने कमरे में जाने को था, तभी मिस्टर सिंघानिया बोल पड़े, अबीर मुझे पता है तुम सीरत को चाहते हो। पहले मैंने तुम्हें उसके साथ रहने दिया था क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड की थी, पर अब उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बचा है। तो उस लड़की को ढूंढ अपने जिंदगी में दोबारा लाने का तुम्हें जरूरत नहीं है। अपने पिता के बातों को सुन अबीर उसे घृणा भरे नजरों से देखा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। वही अपने बेटे को गुस्से में जाता देख निशा सिंघानिया अबीर की मां उसके पास जाने लगी। वही दूसरी तरफ रूहानी सीरत के पास गई। रूहानी को आता देख सीरत उसके तरफ देखी तो रूहानी उससे बोल पड़ी, उस लड़के का मैसेज आया था पर मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसे आगे क्या रिप्लाई देना है? सीरत कोई जवाब देती इससे पहले ही एक कठोर आवाज दोनों के कानों में पड़ा, रूहानी। अक्ष का आवाज सुन रूहानी डर से अक्ष की तरफ देखी तो अक्ष उसे कठोरता से देख बोला, कितनी बार मना किया है इस लड़की से बात करने के लिए, तुम्हें समझ नहीं आता है? रूहानी अपने कांपती आवाज में बोली, सॉरी भैया। इतना कह वो सीरत की तरफ देखी फिर उदासी से चली गई। वही अक्ष सीरत के करीब जा बोला, शाम 7 बजे तक रेडी रहना। इतना कह अक्ष चला गया। वही सीरत को अक्ष का कोई बात समझ नहीं आया। दूसरे तरफ अबीर अपने कमरे में बैठा सीरत के साथ बिताया पल याद कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। अबीर के बचपन का दोस्त साहिल कॉल किया था। उसे जैसे ही पता चला उसका अबीर भाई इंडिया वापस आ गया है तो वो एंजॉय करने का सोचा। साहिल का कॉल देख अबीर कॉल उठा लिया। तभी साहिल अबीर का बिना कोई बात सुन बस अपने बात को कह दिया, शाम 7 बजे वही बार में आ जाना। इतना कह साहिल ने फोन रख दिया। अबीर का कहीं जाने का मन नहीं था, पर उसे पता था अगर वो नहीं गया तो साहिल नाराज हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का 6 बजा था। तभी सीरत के कमरे में अपने हाथ में पकड़े व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर वन पीस लिए 5.8 इंच लंबाई की बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आ सीरत को घृणा भरे नजरों से देखी। सीरत को नहीं पता ये लड़की है कौन और ऐसे क्यों देख रही है।
लड़की उसके पास आ फुल एटीट्यूड में बोली कि लो अक्ष सर ने मुझे तुम्हारा मेकओवर के लिए अपॉइंट किया है। ये सुन सीरत ने जवाब में बस ठीक है कहा। लड़की कपड़ा सामने बेड पर रख सीरत का मेकओवर करना शुरू कर दी। उस लड़की को सीरत की किस्मत से जलन हो रहा था। सभी लड़कियां अक्ष के साथ कुछ वक्त बीतने के लिए बेताब रहती है और सीरत को वो मिल रहा था। उसे लगा था अक्ष जिस लड़की को अपने साथ ले जाने वाला होगा वो बेहद ही खूबसूरत होगी, पर सीरत एवरेज लड़कियों की तरह ही दिखती थी। ये देख मानसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर अक्ष रायचंद्र जैसा हैंडसम रिच इंसान इस लड़की को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। शाम का 7 बज चुका था। अक्ष सीरत के कमरे के अंदर जैसा ही आया मेकअप आर्टिस्ट अक्ष को आता देख मुस्कुराने लगी। वही अक्ष का ध्यान सीरत पर जा अटक गया। शीशे के पास टेबल पर सीरत अपने नजरों को झुकाए बैठी थी। व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस में वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। अक्ष की आंखें उसे देखते ही झपकना बंद हो गया, पर अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अक्ष अपने आंखों को बंद कर अपने आप को शांत कर अंदर आ मेकअप आर्टिस्ट के तरफ बिना देखे उसे इशारा में ही जाने का ऑर्डर दे दिया। अक्ष को ऐसा करता देख मेकअप आर्टिस्ट को बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को अक्ष जैसे बड़े आदमी के सामने शो नहीं कर सकती थी, तो बस मुस्कुराते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। वही उसके जाते ही अक्ष सीरत के पास जा उसके चेहरे के थूनी को अपने 2 उंगलियों से कसके पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसके चेहरे को देखा, पर सीरत अब भी अपने पलकों को झुकाए रखी थी। सीरत ने ठान लिया था वो उसे नहीं देखेगी। वही सीरत को अपने आंखों में ना देखता पा अक्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो थोड़ा झुक उसके होंठों के करीब जा अपने होंठों को मिलाने को था। अक्ष के करीब आते ही सीरत की सांसें अटक गई, पर अक्ष उसके होंठों पर अपने होंठ रखने से रुक उसके चेहरे को छोड़ अपने कदम पीछे कर अपने कठोर आवाज में कोल्डली बोला चलो। ये कह अक्ष बाहर जाने लगा तो सीरत अपने नजर को उठा अक्ष को जाता देख वो भी खड़ी हो अपने 7 इंच के हील्स में चलने का कोशिश करने लगी, पर उसे चला ही नहीं जा रहा था। वही अक्ष बिना उसके तरफ देखे आगे बढ़ने लगा, पर तभी वो रुक पीछे मुड़ा तो देखा सीरत लड़खड़ाते हुए चलने का कोशिश कर बड़े मुश्किल से आ रही है। तभी अक्ष अपने होंठ को उसके तरफ बढ़ाया। सीरत उसके होंठ को देखी, फिर अपने हील्स को उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था अक्ष के होंठ को पकड़ने के अलावा। वो लड़खड़ाते हुए जा अक्ष के होंठ को थाम ली तो अक्ष उसे अपने तरफ खींच उसके कमर पर होंठ डाल आगे बढ़ने लगा। अपने कमर पर अक्ष का होंठ पा सीरत का गोरा चेहरा टमाटर की तरह लाल होता जा रहा था। वही अक्ष के दिल में तूफान सा उठा था। दोनों मेंशन से बाहर आ कार के अंदर जा बैठ गए। दोनों के बैठने के बाद कार स्टार्ट हो गया। वही दूसरी तरफ अबीर भी बाहर जाने के लिए निकल चुका था। करीबन आधे घंटे के बाद कार बड़े से बिल्डिंग के पार्किंग एरिया के पास जा रुका तो अक्ष कार से बाहर आ गया। वही दूसरी तरफ अबीर भी वही आया हुआ था। उसने भी अपने कार को पार्क कर जैसे ही बाहर निकला उसका नजर कार से बाहर निकल रही व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी सीरत पर चला गया। सीरत को देखते ही अबीर खुशी से उसके पास जाने के लिए अपने कदम बढ़ाया ही था, पर उसने देखा सीरत किसी आदमी के हाथों में अपना होंठ रख ली। वही उसी वक्त साहिल भी अबीर के पास खड़ा हो कुछ बोलता उससे पहले ही उसका नजर उसके उदासी, हैरानी, गुस्से से भरे मिले जुले एक्सप्रेशन को देख उसके नजर से नजर मिला। उस तरफ देखा जिस तरफ अबीर दिख रहा था। सीरत को अक्ष रायचंद्र के साथ देख साहिल हैरानी से बोल पद ये तो सीरत है ना तेरी स्कूल वाली गर्लफ्रेंड, ये अक्ष रायचंद्र के साथ क्या कर रही है। अबीर को अक्ष का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। जब साहिल के मुंह से नाम सुनना तो वो पूछ पड़ा सच में ये अक्ष रायचंद्र है। साहिल ने हाँ कह दिया। तभी सीरत को अक्ष के साथ विप तरफ से अंदर जाता देख अबीर उसके पास जाने लगा। अक्ष रायचंद्र के पावर को पूरा दुनिया जानता था। वही अबीर का सीरत के लिए चाहत साहिल बहुत अच्छे से जानता था। अबीर को ऐसे उसके पास जाता देख साहिल को डर लगने लगा, कहीं अबीर अक्ष रायचंद्र के सामने कुछ ऐसा ना कर दे जिस कारण उसे बहुत पछताना पड़ जाए। अबीर को आगे बढ़ता देख साहिल उसे रोकने का कोशिश किया, पर अबीर रुकने वाला तो था नहीं। वही सीरत अक्ष के साथ विप तरफ से बार के अंदर चली गई। दोनों के अंदर जाते ही अबीर भी विप तरफ पहुंच गया। उसके पीछे साहिल भी, पर गार्ड उसे रोकते हुए बोला यहां से अंदर जाने के लिए आपके पास कार्ड है। ये सुन अबीर उसे गुस्से में देखा। अबीर का खानदान भी बहुत बड़ा था, उसके पास अभी कार्ड नहीं था, इसलिए वो यहाँ के मैनेजर को कॉल किया तो मैनेजर वहां आ गार्ड को पहले बहुत सुनाया, फिर अबीर से माफी मांगा। पर अबीर को अभी सिर्फ सीरत का पड़ा था। वो सभी को इग्नोर करते हुए अंदर जा सीरत को ढूंढने लगा।
वही बार के विप रूम में अक्ष सीरत को अपने साथ ले गया। वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। अक्ष को किसी लड़की के साथ आता देख सभी हैरान थे। आज से पहले किसी ने अक्ष को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अक्ष के आते ही सभी खड़े हो गए। वही सीरत को समझ नहीं आ रहा था, आखिर अक्ष उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। अक्ष जा सोफे पर बैठ गया। अक्ष के बैठने से सभी बैठ गए, पर सीरत अब भी खड़ी थी तो अक्ष उसके तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, बेबी क्या हुआ। अक्ष का हाव भाव बहुत बदल चुका था। सीरत उसे हैरानी से देखने लगी तो अक्ष मुस्कुराते हुए अपने होंठ को आगे बढ़ा दिया, तो सीरत अपने होंठ को आगे कर उसके होंठ को थाम उसके साथ बैठ गई। आखिर अक्ष सीरत को यहाँ क्यों लेकर आया है और क्या अबीर सीरत से मिल पाएगा और जान पाएगा सीरत के साथ क्या हो रहा है, और अगर सीरत अबीर मिल गए और दोनों को साथ अक्ष देख लिया तो अक्ष सीरत के साथ क्या करेगा। चैप्टर 32 अबीर का होंठ थामा। अक्ष जा सोफे पर बैठ गया। अक्ष के बैठने से सभी बैठ गए, पर सीरत अब भी खड़ी थी तो अक्ष उसके तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, बेबी क्या हुआ। अक्ष का हाव भाव बहुत बदल चुका था। सीरत उसे हैरानी से देखने लगी तो अक्ष मुस्कुराते हुए अपने होंठ को आगे बढ़ा दिया, तो सीरत अपने होंठ को आगे कर उसके होंठ को थाम उसके साथ बैठ गई। सभी ये देख रहे थे। उनका प्लान सीरत को लाने से फ्लॉप हो चुका था। अक्ष सीरत को अपने साथ इसलिए लेकर आया था ताकि सभी को लगने लगे उसकी गर्लफ्रेंड है, और जो टैक्टिक वो बार बार अक्ष पर अपनाने का कोशिश करते हैं वो ना करे। अक्ष को सभी अपना बात मनवाने का कोशिश करने लगे। वही सामने बैठी खूबसूरत लड़की जिसने रेड कलर का ए लाइन सेक्सी वन पीस पहन रखा था, वो अक्ष वो देखे जा रही थी। उसके सामने बैठी लड़की पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही दूसरी तरफ अबीर अंदर आ सीरत को सारे विप रूम में ढूंढने लगा, पर जिस विप रूम में अक्ष के साथ सीरत बैठी थी उसके बाहर कई गार्ड्स मौजूद थे। उसे देख अबीर को साफ पता चल गया सीरत उसके अंदर ही होगी। वही अंदर बैठी सीरत को लड़की के ठंडे नज़र से अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वही अक्ष का ध्यान वो लोग के बात को सुनते हुए भी सिर्फ सीरत पर ही टिका था। सीरत के चेहरे के भाव को पढ़ अक्ष सीरत के कंधे पर अपना होंठ जैसे ही रखा सीरत से हट गई और अक्ष को एकटक हैरानी से अपने बड़े बड़े आंखों को कर देखने लगी। तभी अक्ष उसके तरफ देखा तो सीरत बोल पड़ी, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुन अक्ष उसे घूरकर अपने कठोर नजर से देखा, पर फिर अपने चेहरे पर झूठा मुस्कान ला बोला, ओके बेबी, पर जल्दी आना। अक्ष का सहज जैसा बोली सीरत से हजम नहीं हो रहा था। वो झट से उठ रूम से बाहर निकलने वाली थी, तभी अक्ष फिर बोल पड़ा, बाहर किसी से वॉशरूम का रास्ता पूछ लेना। अक्ष ने जब अपने आवाज ऊंचा कर बोला तो सीरत को बहुत एम्ब्रेस फील हुआ। वो झट से विप रूम से बाहर निकल गई। सीरत को बाहर निकलता देख अबीर उसके पास जाने को था, तभी सीरत बाहर खड़े गार्ड से वॉशरूम का रास्ता पूछ उस तरफ जाने लगी तो अबीर भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वही साहिल भी आ चुका था। उसने जब अबीर को सीरत के पीछे जाता हुआ देखा तो वो रुक गया। वही सीरत वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली थी, तभी अबीर उसका होंठ पकड़ उसे रोक लिया। सीरत मुड़ जब अबीर को देखी तो वो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और बस उसके गले से जालक फुट फुट कर रोने लगी। सीरत के आंखों से आंसू निकल अबीर के शर्ट को भिगोने लगा। तभी अबीर उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ सीरत, तुम रो क्यों रही हो और क्यों तुम अक्ष रायचंद्र के साथ हो। सीरत अबीर से दूर हो अपने आंसू पोंछ शुरू से सब बताना शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ अक्ष बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। आखिर में अक्ष गुस्से में उठ बाहर जाने लगा। बिना कुछ बोले अक्ष को जाता देख सभी हैरान थे। वही अक्ष विप रूम से बाहर निकल वॉशरूम के तरफ जाने लगा। अक्ष को जाता देख साहिल के माथे पर चिंता के सलवटे पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा वो करे क्या, वो सिर्फ उसके पीछे जाने लगा। वही अक्ष जब वॉशरूम के पास पहुंचा तो देखा उसकी सीरत के चेहरे को कोई और आदमी पकड़ा हुआ है और सीरत किसी और के सामने अपना आंसू बहा रही है। ये देख गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध अक्ष वहां जा सीरत का होंठ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। अक्ष को आता देख सीरत घबरा चुकी थी। वही अबीर गुस्से में अक्ष को देख बोला, अक्ष रायचंद्र, जितना भी पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है मैं तुम्हें लौटा दूंगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे लौटा दो। ये सुन कोल्ड मुस्कान के साथ अक्ष अबीर को घूरते हुए देखा। अबीर का कहा एक एक शब्द अक्ष के गुस्से को बढ़ा रहा था। वो गुस्से में बोला, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अब ये सिर्फ मेरी है। ये सुन अबीर अक्ष को देख कोल्डली बोला, तुम्हारी है, अगर तुम्हारी होती तो इसके आंखों में आज आंसू नहीं होता। सीरत ने मुझे सब बता दिया है तो प्लीज इसका होंठ छोड़ो।
तुमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है तुम्हें मिल जाएगा, अब सीरत को हट करना बंद करो। ये सुन अक्ष सीरत के चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में देख बोला, सीरत तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, मेरे साथ यहाँ से चलो नहीं तो मैं तुम्हारे वजह से अबीर के परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा। अक्ष के धमकी से सीरत सहम सी गई। वही अबीर बोल पड़ा, सीरत तुम्हें डरने का कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा या मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे साथ चलो सीरत। सीरत और अक्ष के साथ ऐसे उसकी स्लेव बनकर नहीं रह सकती थी, वो उसे खुद से दूर धकेल अबीर के होंठ को जा थम ली। ये देख अक्ष को बहुत गुस्सा आने लगा। वो कुरुल मुस्कान के साथ सीरत को देख बोला, बहुत जल्दी तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावा होगा किटन। इतना कह अक्ष जाने लगा। वही साहिल उसके पास आ बोला, अबीर यार तू पागल हो गया है क्या, जो अक्ष रायचंद्र से पंगा ले रहा है वो बहुत खतरनाक आदमी है, किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देता है। सीरत अबीर से दूर हो बोली, अबीर मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं फंसा सकती हूँ। ये बोल सीरत जाने को थी तभी अबीर उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच बोला, जो होगा देखा जाएगा, एक बार तुम्हारा होंठ छोड़ चुका हूँ अब नहीं छोड़ सकता हूँ। वही दूसरी तरफ अक्ष गुस्से में अपने कार के अंदर जा बैठ देव को चिल्लाकर बोला, स्टार्ट करो। ड्राइवर कार को स्टार्ट कर दिया। अक्ष का गुस्सा देख देव का हालत खराब हो रहा था, डर से उसके होंठ कांप रहे थे। वही अक्ष गुस्से में किसी पागल जानवर के जैसा हो गया था। वो कार विंडो पर अपना होंठ जोर से दे मार चिल्लाकर बोला, हिम्मत कैसे हुआ उसका मुझे छोड़ उसे चुनने का, मैं उसके जिंदगी को नर्क नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी अक्ष रायचंद्र नहीं है, अभी तक वो मुझे जानती नहीं है, आखिर मैं हूं कौन। वही दूसरी तरफ अबीर सीरत को अपने साथ ले जाने लगा। उसे पता था वो अपने घर सीरत को ले गया तो उसके पेरेंट्स सीरत को बुरा भला कहेंगे और अबीर सीरत के लिए कुछ बुरा सुन नहीं सकता है। अबीर सीरत को होटल ले गया। वहां जा उसने एक ही रूम पर 2 कमरे वाला रूम बुक किया। दोनों फिर रूम के अंदर चले गए। अंदर आने के बाद सीरत अबीर को नर्वसली देखते हुए बोली, क्या हम दोनों एक ही रूम शेयर करेंगे। सीरत के बातों को सुन अबीर मुस्कुरा बोला, इस रूम में 2 कमरे हैं, तुम टेंशन मत लो। ये सुन सीरत को राहत मिला। तभी अबीर बहुत मुश्किल से पूछा, क्या अक्ष तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ है। ये सुन सीरत के आंखों में आंसू भर गया। सीरत को देख अबीर समझ चुका था। वो उसके बहते आंसू को पोंछ उसे अपने बाहों में भर प्यार से बोला, सीरत तुम्हें वो सब सोचने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुन सीरत उसे खुद से दूर कर बोली, थैंक यू अबीर जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, पर मैं बहुत जल्द तुम्हें सब लौटा दूंगी। सीरत के बातों को सुन अबीर उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे अब भी माफ नहीं की हो। सीरत उसके आंखों में देख बोली, माफ पर किस लिए, तुमने क्या किया है, वैसे भी अब मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। इतना कह सीरत बेड पर जाने वाली थी तभी अबीर उससे पीछे से अपने बाहों में भर बोला, सीरत मुझे फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से, मैं बस तुम्हें चाहता हूं। सीरत उसके होंठ को खुद से हटा आगे बढ़ने लगी। सीरत का बर्ताव देख अबीर पूछ पड़ा, क्या तुम्हें अक्ष से प्यार हो गया है। अबीर के बातों को सुन सीरत उसके तरफ देख फीकी मुस्कान दे बोली, प्यार, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ, उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे उससे बस नफरत होना चाहिए, पर नफरत नहीं कर सकती हूँ क्योंकि गलती मेरे पेरेंट्स ने किया है, मुझे तो बस अपने पेरेंट्स के गलती का सजा मिल रहा है। वही दूसरी तरफ अक्ष रायचंद अपने मेंशन पहुंच चुका था। वो कार से बाहर आ मेंशन के अंदर जाने लगा। नकुल रूहानी हॉल में ही थे जब वो दोनों अक्ष को गुस्से में आता देखे तो दोनों सोचने लगे, आखिर हुआ क्या है और सीरत भैया के साथ क्यों नहीं आई है। वही अक्ष अपने कमरे में जा सीरत के बारे में सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था। वो अपना फोन निकाल रोबिन को सीरत का पता लगाने बोला, फिर फोन डिस्कनेक्ट कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर मेरी सीरत को वो छूने का भी कोशिश किया तो मैं उसका जान ले लूंगा। कुछ वक्त के बाद अक्ष अपने कमरे के बड़े से विंडो के पास खड़ा गुस्से में सिगरेट का लंबा लंबा कस ले रहा था। तभी अक्ष का फोन बजा तो अक्ष अपने फोन को उठा। स्क्रीन पर रोबिन का नाम शो होता हुआ देख अक्ष सिगरेट बुझा। उसने कॉल उठा। अपने कोल्ड डरा देने वाले आवाज में कठोरता से पूछा, कहाँ है सीरत। अक्ष के कोल्ड आवाज को सुन रोबिन को बोलने में बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत कर किसी तरह हिचकिचाते हुए बोल दिया, वो बॉस वो दोनों ग्रैंड हयात होटल में रुके हैं। रोबिन का बात सुन गुस्से में अक्ष बोला, सिंघानिया मल्टीनेशनल कंपनी मुझे बर्बाद चाहिए।
इतना कह बिना रोबिन का आगे कोई बात सुने अक्ष गुस्से में फोन को जमीन पर फेंक दिया, फिर अपने जख्मी होंठ को फिर कांच पर मार अपने होंठ को और भी ज्यादा जख्मी कर लिया। इसी कारण उसके होंठ से खून बहने लगा, पर अपने चोट का परवाह किए बिना बस वो सीरत के बारे में ही सोचते हुए बोला, एक बार तुम वापस मेरे जिंदगी में आ जाओ किटन, फिर मैं तुम्हें ऐसा कैद कर लूंगा कि यहाँ से निकल पाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीरत बेड पर लेट अक्ष के बारे में सोचते हुए बोली, क्या तुम्हारा मुझसे इतना नफरत करना सही है? क्या गुनाह किया है मैंने? क्यों मेरे पिता का सज्जा मुझे दे रहे हो अक्ष? मैं तो तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगी हूं, पर तुम्हारे आंखों में अपने लिए नफरत देखती तो मुझे तुम्हारे दिए दर्द से ज्यादा तुम्हारे आंखों में अपने लिए नफरत देख दर्द होता है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह होते ही अबीर का नींद जैसे ही खुला तो वो सीरत के पास गया तो देखा सीरत बेड पर नहीं है। तभी उसका ध्यान बाहर बालकनी पर गया। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। ये देख अबीर वहां जा देखा सीरत रेलिंग पर अपने होंठ को रख खड़ी आसमान को देखे जा रही थी। तभी अबीर उसके बगल में आ खड़ा हो उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? अब भी अक्ष के बारे में सोच रही हो क्या? पूछते वक्त अबीर को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर फिर भी वो जानना चाहता था। सीरत अबीर की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस खुश हूं आजाद होकर के। ये सुन अबीर उसके आंखों में देखते हुए बोला, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नजर नहीं आ रहा है सीरत। अगर तुम सच में उससे दूर आकर खुश हो तो क्यों मेरा होंठ थामने से मना कर रही हो? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चैप्टर 33 चाहत नफरत से बड़ा है। सीरत अबीर की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस खुश हूं आजाद होकर के। ये सुन अबीर उसके आंखों में देखते हुए बोला, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नजर नहीं आ रहा है सीरत। अगर तुम सच में उससे दूर आकर खुश हो तो क्यों मेरा होंठ थामने से मना कर रही हो? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुन सीरत उसकी तरफ देख बोली, एक वक्त था अबीर जब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इतना कि दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती और जब तुम मुझे छोड़ चले गए तो भी तुम्हें याद कर रोया करती थी, पर तुम मुझे भूल चुके थे। फिर धीरे धीरे मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो गया। मैं तुम्हें बस अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ अब, और जो तुमने मेरे लिए किया है मैं इसका फेवर तुम्हें जल्द लौटा दूंगी। सीरत का बात सुन अबीर का दिल का टूट गया। वो उदासी से बोला, सीरत, क्या एक बार तुम मुझे चांस नहीं दे सकती हो? ये सुन सीरत बिना उसकी तरफ देखे बोली, अबीर, एक बार कोई रस्सी टूट जाए तो वो जुड़ नहीं सकता है, बस उसमें गांठें मार सकते हैं, पर वो सतह हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। ये सुन अबीर फीकी मुस्कान के साथ बोला, जिस सीरत को मैं जानता था उसके अंदर बचपना भरा हुआ था, और ये सीरत बहुत बड़ी हो चुकी है। अबीर के बातों पर सीरत उसके आंखों में देख बोली, इस जिंदगी ने मुझे बड़ा बना दिया है अबीर। अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी, और पैसे का टेंशन मत लेना, मैं जुगाड़ कर लूंगी, और मेरे कारण अक्ष से दुश्मनी मोल लेने का जरूरत नहीं है। ये कह सीरत जाने को थी, तभी अबीर उसके होंठ को पकड़ उसे अपने बाहों में भर बोला, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सीरत। तभी अबीर का फोन बजने लगा तो अबीर सीरत से दूर हो अपना फोन निकाल अपने डेट का कॉल आया देख कॉल पिक कर बोला, यस डेट। तभी उसके डेट भड़कते हुए बोले, तुमने अक्ष रायचंद से दुश्मनी मोल क्यों लिया है? तुम्हारे कारण इतने सालों का मेहनत पानी में जाने वाला है। हुआ क्या डेट? अबीर ने चिंतित हो पूछा तो अबीर के डेट बोल पड़े, सब खत्म होने वाला है सब कुछ। इतना कह वो फोन गुस्से में कट करने से पहले आखिरी वर्ड बोले, अक्ष रायचंद से जा माफी मांग लो ताकि मेरा बिजनेस डूबने से बच जाए। फोन से बाहर आ रहा थोड़ा थोड़ा आवाज सीरत को साफ सुनाई दे रहा था। ये सुन सीरत अबीर की तरफ देखी। वही फोन कट होने के बाद सीरत से बोल पड़ा, तुम यहां से कहीं मत जाना, मैं आता हूं। ये बोल अबीर चला गया। वही सीरत को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसे पता था उसके इस कदम से ऐसा हो सकता है, फिर भी उसने ये कदम उठाया। वो अबीर के जाने के बाद खुद भी होटल से निकल अक्ष के कंपनी चली गई। वो नहीं चाहती थी उसके कारण अबीर के साथ कुछ भी बुरा हो। कुछ ही वक्त में वो अक्ष के कंपनी पहुंच गई। अक्ष को जब पता चला कि सीरत आई है तो वो उससे मिलने से मना कर दिया, साथ उसे कंपनी से बाहर फेंकवाने का ऑर्डर भी दे दिया। गार्ड्स ने ऐसा ही किया, सीरत को कंपनी से बाहर निकाल दिया तो सीरत गेट के पास खड़ी हो गई। कड़कड़ाती धूप में बिना खाए पिए सीरत खड़ी रही। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीबन 3 घंटे बीत चुके थे पर सीरत अब भी वही खड़ी थी।
उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था, साथ ही उसके गोरे शरीर पर कड़क धूप पड़ने से रिसेस आना शुरू हो गया, जिस कारण उसका पूरा शरीर लाल होता जा रहा था। रॉबिन ये बात अक्ष को आकर बताया तो अक्ष गुस्से में बोल पड़ा, रहने दो उसे, बाहर खड़ा। पहली बार रॉबिन को सीरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। शुरुआत में उसे भी सीरत बिल्कुल पसंद नहीं थी उसके माता पिता के कारण, पर सीरत इतनी मासूम थी ही कि किसी का भी मन मोह लेती। ऊपर से सीरत उसकी बेटी के उम्र की थी, जब जब वो उसके मासूमियत को देखता तो उसे अपनी बेटी का याद आ जाता थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। मुंबई शहर को तो सब जानते हैं, पल पल में मौसम बदलता रहता है। कड़कती धूप के बाद अचानक से आसमान में बादल छाना हो गया। वही सीरत के शरीर, खासकर पैर में बिल्कुल भी जान नहीं बचा था। अब वो और देर खड़ी नहीं रह सकती थी। वही दूसरी तरफ अक्ष मीटिंग अटेंड करने चला गया। पूरे आसमान को काले बादल ने घेर लिया। अब आसमान से बूंद बूंद पानी जमीन पर टिपक टिपक कर गिरने लगा। वहां खड़े गार्ड्स को बेचारी सीरत पर बहुत दया आ रहा था। बाकी कंपनी में काम करने वाले लोग जो सीरत का हालत देखे थे, बाहर जाकर उन सभी लोगों को भी सीरत का चिंता सताने लगा। सीरत को सभी जान गए थे, क्योंकि इससे पहले भी वो कंपनी बहुत हंगामा कर चुकी थी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गया। गर्म ठंडा मौसम की वजह से सीरत का शरीर हाई फीवर में तपने लगा। सीरत तेज बारिश में पूरी भीग चुकी थी। तभी एक गार्ड उसके पास छाता बढ़ाया, पर सीरत ने उस छाते को लेने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अबीर वापस होटल लौटा तो देखा सीरत होटल के कमरे में नहीं है। अब अबीर को सीरत का बहुत चिंता सताने लगा। वो जल्दी से सीरत को ढूंढने के लिए निकल गया। रात के 8 बज चुके थे। अक्ष अपना मीटिंग खत्म कर बाहर निकला, तभी रॉबिन अपने घबराए आवाज में बोला, बॉस सीरत अब भी बाहर ही खड़ी है वो। इससे आगे वो कुछ कहता, इससे पहले ही ये सुन अक्ष गुस्से में रॉबिन को देख चिल्लाते हुए बोला, इडियट, तुम मुझे ये अब बता रहे हो? ये कह आगे वो बिना कुछ सुने भागते हुए बाहर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अबीर भी अक्ष के कंपनी ही आ रहा था सीरत का पता करने, क्योंकि जो सुबह हुआ था उसके बाद सीरत सिर्फ अक्ष के पास ही जा सकती थी। जैसे ही अबीर अक्ष के कंपनी पहुंचा, वो सीरत को मैनन गेट के पास खड़ा देखा तो वो घबरा कर अपने कार से उतरने लगा। वही अक्ष भी बारिश में भीगते हुए ही सीरत के पास पहुंच चुका था। दोनों साथ ही सीरत के पास गए। जब अक्ष अबीर दोनों आमने सामने आए तो दोनों एक दूसरे को कठोरता से देखे। वही सीरत दोनों की तरफ देखी, पर अब उसके पास जरा सा भी हिम्मत नहीं बचा था। वो कुछ कह पाती, इससे पहले ही बेहोश हो गई। पर उसके जमीन पर गिरने से पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। सीरत को अपने बाहों में भरने वाला अक्ष था। वही अबीर ये देख गुस्से में बोला, सीरत को मुझे दे दो। अक्ष ने अबीर के बात को इग्नोर कर सीरत का गर्म शरीर छुआ तो उसे अपने बाहों में उठा ले जाने को था। तभी अबीर बोल पड़ा, जब तुम सीरत से इतना ही नफरत करते हो तो क्यों इसकी परवाह कर रहे हो? ये सुन अक्ष का कदम रुक गया। वो कोल्डली मुड़ अबीर को देखा, फिर सीरत को जो उसके बाहों में बेहोश पड़ी थी। सीरत के मासूम चेहरे को देख अक्ष अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ही बोला, सीरत को अपना बनाने का चाहत मेरे नफरत से बड़ा है। अक्ष का जवाब अबीर को कुछ समझ नहीं आया। वो बारिश में भीगते हुए उससे एक टक जाता हुआ देखने लगा। वही रॉबिन ड्राइवर के साथ कार ले आ चुका था। वो जल्दी से कार से उतर कार का दरवाजा खोल दिया अक्ष के लिए, तो अक्ष सीरत को पीछे सीट में रख खुद भी अंदर जा बैठ सीरत को फिर अपने बाहों में भर अपने कोल्ड आवाज में बोला, हॉस्पिटल चलो। अबीर गेट के बीचों बीच खड़ा था तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा। हॉर्न बजाया तो अबीर झट से उसके रास्ते से हट गया। फिर ड्राइवर कार आगे बढ़ा रफ्तार से जाने लगा। कुछ ही वक्त में कार बड़े से हॉस्पिटल के सामने जा रुका। कार रुकते ही रॉबिन बाहर आ कार का दरवाजा खोल दिया। वही अक्ष कार से बाहर आ सीरत को अपने बाहों में उठा हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। उसके अंदर आते ही सभी साइड हो गए और डॉक्टर्स उसके पास आ गए। तभी अक्ष सीरत को वार्ड के अंदर ले गया तो डॉक्टर अंदर आ अक्ष को बाहर जाने का बोल दी। फिर डॉक्टर पहले नर्स से कह उसके भीगे कपड़ों को बदलने का कह दी। नर्स ने जैसे ही सीरत का कपड़ा चेंज किया तो डॉक्टर उसको चेक कर इंजेक्शन दे दी। फिर उसके शरीर पर आयरसेस पर क्रीम लगा दी। फिर बाहर जैसे ही गई उससे अक्ष का कठोर चेहरा नजर आया तो वो अपने कांपती हुई आवाज में बोली, उन्हें कल तक होश आ जाएगा। ये सुन अक्ष ने बस इतना ही कहा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ?
अक्ष के इस सवाल पर डॉक्टर ने हाँ कह दिया तो अक्ष वार्ड के अंदर जा सीरत के पास बैठ अपने होंठ को सीरत के चेहरे पर ले जा उसके चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से फेरते हुए बोला, हमेशा डरा देती हो मुझे, क्या जरूरत था तुम्हें ऐसे बाहर खड़े रहने का। जिद ना तुम्हारी मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है, पर ये जिद मैं तुम्हें दोबारा करने नहीं दूंगा किटन। ये कह उसके होंठ को पकड़ अपने होंठों के पास ला उसके होंठ को चूम बोला, अब मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम मेरे साथ रहना चाहो या ना रहना चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी बेटी हो, मुझे बस इतना पता है तुम मेरी हो, मेरी अक्ष रायचंद्र की। बाहर खड़ा रोबिन उसे सुनाई तो नहीं दे रहा था पर दिखाई जरूर दे रहा था। अक्ष का चाहत सीरत के प्रति साफ नजर आ रहा था उसे। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद सिंगिंग का लाइव शो होने वाला था जिसके जज के लिए रागिनी, इवान और चिराग को हायर किया गया था। पर इवान चिराग एक दूसरे के राइवल थे, वो दोनों एक दूसरे को सामने देखन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब इवान को ये बात पता चला कि उसका राइवल भी इस शो को जज करने वाला है तो वो मना करने वाला था, पर इवान की मैनेजर ने उसे समझाया कि उसके ऐसे करने से उसका पॉपुलैरिटी कम हो सकता है और तो और चिराग कोई मौका छोड़ेगा नहीं उसे पीछे करने में। ये सोच इवान ने सिंगिंग शो के जजमेंट के लिए फिर हाँ कर दिया। चैप्टर 34 हॉस्पिटल में। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद सिंगिंग का लाइव शो होने वाला था जिसके जज के लिए रागिनी, इवान और चिराग को हायर किया गया था। पर इवान चिराग एक दूसरे के राइवल थे, वो दोनों एक दूसरे को सामने देखन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब इवान को ये बात पता चला कि उसका राइवल भी इस शो को जज करने वाला है तो वो मना करने वाला था, पर इवान की मैनेजर ने उसे समझाया कि उसके ऐसे करने से उसका पॉपुलैरिटी कम हो सकता है और तो और चिराग कोई मौका छोड़ेगा नहीं उसे पीछे करने में। ये सोच इवान ने सिंगिंग शो के जजमेंट के लिए फिर हाँ कर दिया। आज का पूरा रात बिना कुछ खाए पिए अक्ष सीरत का होंठ पकड़े उसके साथ हॉस्पिटल में बिता दिया। जैसे ही सुबह का रोशनी सीरत के आंखों में जा सीधे पड़ा तो सीरत की आंखें खुल गई। तभी उसने अपने होंठ पर भारी पान महसूस किया तो वो उठकर बेड देखी। उसके होंठ को पकड़े अपने सिर को उसके हथेलियों पर रखे अक्ष गहरी नींद में सो रहा था। अक्ष के चेहरे को देखते हुए अपनी सुबह को होता पा सीरत के चेहरे पर मुस्कान छा गया। पर जब उसे अक्ष का नफरत उसके प्रति याद आया तो उसका मुस्कुराता चेहरा मुरझा सा गया। सीरत के शरीर के हल्के हलचल से ही अक्ष का नींद खुल गया। वो उठ सीरत की तरफ देखा, सीरत को होश में देख अक्ष के चेहरे पर सुकून छा गया। वो अपने होंठ को आगे बढ़ा सीरत के चेहरे पर रख प्यार से बोला, इडियट हो क्या, अपने आप का क्या हालत बना ली हो तुम। मैंने कहा है ना तुम मेरी हो, तुम्हें दर्द देने हक सिर्फ मेरा है। तुम खुद से अपने आप को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती हो, ना ही कोई और, सिर्फ मैं कर सकता हूं। अक्ष का बात बहुत अजीब था पर सीरत को बहुत अच्छा लग रहा था। सीरत को अपने बड़े बड़े झील जैसे आंखों से उसे देखता पा अक्ष उसके गर्दन पर अपने होंठ को रख उसे अपने करीब कर उसके कोमल होंठ को अपने होंठ में मिला, उसे प्यार से चूमने लगा। फिर उसके होंठों से दूर हो उसे अपने सीने से लगा, बोला, अगर तुम मुझे छोड़ के जाने की दोबारा हिम्मत की तो मैं तुम्हारे होंठ पैर को तोड़ अपने पास रखूंगा ताकि तुम हिल तक भी ना सको। ये सुन सीरत उसे खुद से दूर कर उसके तरफ देख बोली, नहीं जाऊंगी, पर प्लीज अबीर के साथ कुछ बुरा मत करना। इस हालत में अपने तकलीफों से ज्यादा उसे अबीर का चिंता होता देख अक्ष गुस्से में कठोरता से बोला, ओह, अब भी बहुत प्यार है तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। ये सुन सीरत अक्ष के गुस्से से हुए लाल आंखों में देख बोली, प्यार नहीं है, बस दोस्तों हैं। ये सुन अक्ष को थोड़ा राहत मिला तो वो अपने गुस्से को शांत कर बोला, डोंट वरी, जब तक तुम मेरे हिसाब से चल रही हो मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा और तुम्हें भी को चाहिए होगा वो मैं दूंगा। अपने आखिरी शब्द को अक्ष बहुत वर्मली बोला तो ये सुन सीरत को राहत मिला। फिर वो अपनी सहमी आवाज में पूछ पड़ी, अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगी तो क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ अपने फ्रेशर में। अक्ष गुस्सा नहीं करना चाहता था पर सीरस की बातें उसे गुस्सा दिला रहा था। तुम किसी दूसरे लड़के के साथ डांस नहीं कर सकती हो। सीरत को समझ नहीं आ रहा था किसी के साथ वो डांस कर लेगी तो क्या होगा। सीरत कुछ ना कह बस अपने चेहरे को उदासी से झुका ली। ये देख अक्ष गहरी सांस ले बोला, फाइन चली जाना, पर ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारा कोई बात मान रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें सिर्फ मेरा बात मानना होगा। सीरत झट से बोल पड़ी, ओके। ये सुन अक्ष सीरत से कुछ पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। पहली बार सीरत को अक्ष के चेहरे पर झिझक नजर आ रहा था तो वो पूछ पड़ी, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझ पर अब भी गुस्सा आ रहा है।
मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं चुनूंगी। ये सुन अक्ष उसके तरफ देख बोला, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने भी नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद अक्ष पूछ ही डाला, पूरी रात तुम उसके साथ होटल में बिताई, दोनों के बीच पूरा रात क्या क्या हुआ था, सच सच बताना। सीरत को बहुत बुरा लगा जब अक्ष ने उससे ऐसा सवाल किया। सीरत की आंखों से आंसू बहने लगा। वो रोते हुए बोली, अपने आप को तुम्हें बेचना मजबूरी था, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। हम दोनों होटल में जरूर रुके थे, पर रूम के अंदर 2 रूम बने थे। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे पता है तुम मेरे बातों पर भरोसा नहीं करोगे। ये कह वो फुट फुट कर रोने लगी। सीरत को ऐसे रोता देखा अक्ष को अपने सवाल पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो झट से उठ उसे अपने सीने से लगा, बोला, ऐसा नहीं है किटन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनने के बाद सीरत की आंखों से आंसू आना बंद हुआ। वही अक्ष उसके बालों को सहलाए जा रहा था, तभी डॉक्टर अंदर आई तो अक्ष सीरत से दूर हो गया। फिर डॉक्टर सीरत को चेक की, फिर अक्ष से बोल दी, आप इन्हें घर ले सकते हैं, डिस्चार्ज पेपर मैं तैयार करवा देती हूँ। इतना कह डॉक्टर चली गई। वही दूसरी तरफ मोक्ष का काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। एक ही सीन वो बार बार रीटेक कर रहा था। तो आखिर में डायरेक्टर आप बोले, मोक्ष तुम्हें कुछ दिन अरमान कर लेना चाहिए, तब तक मैं बाकियों का सीन शूट कर लेता हूँ। डायरेक्टर का बात मोक्ष को सही लग रहा था। उसने कुछ दिन ब्रेक लेने का फैसला किया। वो अपने मेंशन जाने के लिए निकल गया। कुछ वक्त के बाद वो मेंशन पहुंचा, फिर अपने कमरे में जा वो बेड पर लेट अपना फोन निकाल पलक के तस्वीर को देखने लगा। वही दूसरी तरफ डिस्चार्ज होने के बाद अक्ष सीरत को अपने साथ मेंशन ले जाने के लिए दोनों उसके कार के अंदर जा बैठने ही वाले थे कि तभी अबीर वहां आ गया। अबीर को देखते ही सीरत के कदम कार के अंदर जाते रुक गए। ये देख अक्ष गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध कोल्डली बोला, अंदर आओ किटन, लेट हो रहा है मुझे। सीरत अबीर से अपने नजरों को फेर कार के अंदर आ बैठ गई। ये देख अबीर को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। चैप्टर 35 वो मेरी जरूरत है। वही दूसरी तरफ डिस्चार्ज होने के बाद अक्ष सीरत को अपने साथ मेंशन ले जाने के लिए दोनों उसके कार के अंदर जा बैठने ही वाले थे कि तभी अबीर वहां आ गया। अबीर को देखते ही सीरत के कदम कार के अंदर जाते रुक गए। ये देख अक्ष गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध कोल्डली बोला, अंदर आओ किटन, लेट हो रहा है मुझे। सीरत अबीर से अपने नजरों को फेर कार के अंदर आ बैठ गई। ये देख अबीर को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। अक्ष सीरत के बैठने से देव ने कार स्टार्ट कर दिया, कर रफ्तार से आगे बढ़ गया। वही अबीर बस उसे जाता हुआ अपने नजरों से देखता रह गया। तभी उसने धीरे से खुद आए ही कहा, गलत कर रही हो सीरत अक्ष को चुनकर। कोई भी अक्ष के बारे में अच्छे से नहीं जानता है। वो बहुत खतरनाक इंसान है। जिस दिन तुम्हें उसका सच पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो गया होगा। तुम अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पाओगी, तब शायद मैं भी कुछ ना कर सकूं। अक्ष ले लीगल बिजनेस के बारे में तो सभी को पता था, पर इनलीगल बिजनेस के बारे में अक्ष के भाइयों के अलावा किसी को भनक तक भी नहीं था। पर सभी ये जरूर जानते थे कि अक्ष बहुत खतरनाक है। कोई भी उससे दुश्मनी मोल लिया तो वो सीधा मौत के घाट जाएगा। वही कुछ वक्त के बाद सीरत अक्ष साथ उसके मेंशन पहुंच गई। जैसे ही कार रुका, गार्ड कार का दरवाजा खोल दिए। फिर अक्ष सीरत के साथ कार से बाहर आ मेंशन के अंदर जाने लगा। तभी नकुल रूहानी जो दोनों हॉल में ही मौजूद थे, अक्ष सीरत दोनों को साथ आता देख थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए। कल पूरा दिन अक्ष मेंशन नहीं आया और उससे पहले सीरत उसके साथ नहीं आई थी, और आज दोनों साथ आ रहे हैं। अक्ष सीरत को उसके कमरे में जाने का बोल दिया तो वो शांति से उस तरफ जाने लगी। तभी नकुल रूहानी को जाने का बोल अपने भाई के पास जा बोला, ये सब क्या चल रहा है भैया। ये सुन अक्ष ने जवाब में बस इतना ही दिया, मैं बहुत थका चुका हूँ, अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। ये कह वो जाने को था, तभी नकुल अपने भाई का होंठ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, भैया प्यार करना गलत नहीं है, पर जिस लड़की से कर रहे हो वो सही नहीं है, आगे जाकर आप बहुत पछताओगे। एक फीकी मुस्कान के साथ अक्ष उसके तरफ देख बोला, मुझे उससे प्यार नहीं है, बस वो मेरी जरूरत है। इतना कह अपने होंठ को अक्ष छुड़ा आगे बढ़ने लगा। तभी नकुल अपने मन में ही बोला, जरूरत आपको कब से किसी का जरूरत होने लगा भैया। इतना कह वो कंपनी जाने के लिए मेंशन से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ गया। वो कार में बैठा ही था कि तभी उससे मोक्ष का कॉल आ गया। मोक्ष अभी मुंबई में ही था। मोक्ष का कॉल आता देख नकुल कॉल उठा लिया। तभी मोक्ष बोल पड़ा, नकुल बहुत दिन हो गया है, साथ ड्रिंक नहीं किए हैं, क्या तुम फ्री हो।
मोक्ष के आवाज में उसे उसका परेशान साफ पता चल रहा था। नकुल गहरी सांस ले बोला, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूं, शाम को मिलते हैं वही बार में। इतना कह नकुल ने फोन रख दिया। वही मोक्ष अपने आप को बस शांत करना चाहता था और ये बस नकुल के साथ रहकर उसे मिल सकता था। नकुल उसका भाई के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड जो ठहरा। वही अक्ष अपने कमरे में अपना कपड़ा बदल बेड पर बैठे अपने ख्यालों में कहीं गुम था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। वो गड्ढे के नीचे से अपने पेरेंट्स का तस्वीर निकाल उन्हें देख बोला, डैडी मम्मा मैं चाहता क्या हूँ। जब भी सीरत मेरे पास नहीं होती है तो मुझे खालीपन सा लगता है और वो जब मेरे पास होती है तो मुझे उसका बाप याद आने लगता है। काश वो उसकी बेटी नहीं होती। दूसरी तरफ अपने कमरे में सीरत अपना कपड़ा बदल बैठी हुई थी। तभी आरती सीरत के लिए खाने को ले आई तो सीरत आरती के साथ बात करते हुए खाना का एक निवाला अपने मुंह में डाली ही थी कि तभी उससे अक्ष का ध्यान आया तो वो पूछ पड़ी, अक्ष सर ने खाना खाया। सीरत के इस सवाल पर आरती अपने सिर को ना में हिला बोली, सर ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें अभी कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सुन मुंह में गया निवाला सीरत के गले से ही नहीं उतर रहा था। वो अपने खाने को छोड़ उठ बोली, आंटी अक्ष सर ने रात से कुछ भी नहीं खाया है। इतना कह वो बाहर जाने लगी तो आरती उसे अफसोस से देखी। उसे सीरत पर दया आ रहा था। अक्ष सर इस बच्ची के साथ इतना बुरा करते हैं फिर भी ये उनके बारे में ही सोचती रहती है। वही सीरत किचन जा खाने का प्लेट अक्ष के लिए लगा। उसके कमरे के पास जा दरवाजा नॉक की तो उसे अक्ष का कोल्ड आवाज सुनाई दिया, कहा था ना कोई डिस्टर्ब मत करना, जो भी हो अभी यहां से जाओ। अक्ष के कठोर आवाज को सुन सीरत अपने दबे आवाज में बोली, सर बस खाना खा लीजिए। सीरत का मधुर आवाज सुन अक्ष कुछ देर चुप रहा, फिर बेड से उतर दरवाजा जा खोल उसे अपने कोल्ड नजर से देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर आ अपने बेड में जा फिर बैठ गया तो सीरत खाने का प्लेट उसके पास ले जा आगे बढ़ाई तो अक्ष उसके तरफ कोल्डली देख बोला, तुम सिर्फ मेरे लिए मेरी स्लेव हो, मुझे पता है। सीरत का जवाब सुन अक्ष उसके होंठ से गुस्से में प्लेट ले साइड में रख उसका होंठ कसके पकड़ अपने गोद में खींच उसे कठोरता से देख बोला, तुम इतनी शांति से कैसे जवाब दे सकती हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता है क्या मैं तुम्हें अपनी स्लेव या सर्वेंट मानता हूं तो। सीरत ने अब भी शांति से ही जवाब दिया, आरती आंटी ने कहा था अप डाउन सबके जिंदगी में आते हैं, बस हमें अपने आप को उस अप डाउन में ढालना चाहिए ताकि जिंदगी बुरी ना लगे। तो हम भी अपने आप को ढाल चुके हैं, फिर बुरा क्यों लगेगा। सीरत का जवाब सुन अक्ष उसे एकटक देखने लगा। वही रूहानी को अपने पेरेंट्स में किसी का साइन चाहिए था कॉलेज के डॉक्यूमेंट में, पर नकुल कंपनी जा चुका था और रूहानी उससे साइन करवाना भूल चुकी थी और आज सबमिट करने का आखिर डेट था। रूहानी का हमेशा से यही है। रूहानी आज लेट से कॉलेज जा रही थी। वो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही कॉलेज जा रही थी। बस नकुल तो था नहीं तो उसने अक्ष से साइन करवाने का सोचा, पर उसे अक्ष पास जाने में डर लग रहा था क्योंकि अक्ष का मूड बिगड़ा हुआ था और अक्ष के बिगड़े मूड में बालों का बकरी रूहानी कभी नहीं बनना चाहेगी। पर फिर भी हिम्मत जुटा वो जाने लगी, पर जैसे ही दरवाजे के पास आए तो खुले दरवाजे से वो देखी अक्ष सीरत को अपने बाहों में जकड़ा हुआ है। ये देख वो झट से मुड़ जाने को थी, पर अक्ष ने उसे देख लिया था तो सीरत को खुद से दूर कर बोला, रूहानी कुछ काम था क्या। रूहानी मुड़ अपने नजरों को झुकाए ही बोली, हाँ भैया, नकुल जब चला गया तब मुझे याद आया मुझे पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। रूहानी ने एक सांस में ही सब कह डाला और डर से कांप भी रही थी। अक्ष अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल बोला, लाओ। ये सुन रूहानी झट से पेपर पेन अक्ष के पास ले गई तो अक्ष पेपर पर अपना सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर लेने के बाद रूहानी झट से भाग गई तो अक्ष सीरत के तरफ देख बोला, अच्छा है अपनी जगह जानती हो तुम, कभी तुम ये मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार है, बस तुमसे मैं अपना जरूरत पूरा करता। गेट आउट, अब जब तक मैं ना आने को कहूँ इस कमरे में तुम कदम तक भी नहीं रखोगी। ये सुन सीरत उदासी से अपना चेहरा झुकाए चली गई। हॉस्पिटल में जब अक्ष को प्यारी प्यारी सी बातें करते हुए सुनी थी तो उसे लगा था अब शायद अक्ष को भी उससे प्यार हो गया होगा, पर अचानक से अक्ष के बदलते मूड को देख उसका ये सोचना गलत हो गया। वो उदासी से कमरे से बाहर जा अपने कमरे में चली गई। वही सीरत के साथ ऐसे बर्ताव करने पर अक्ष को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 8 बज चुका था। मोक्ष बार के विप रूम में बैठा नकुल के आने का ही इंतजार किए जा रहा था। कुछ ही वक्त में नकुल बार के विप रूम के अंदर जा मोक्ष को देखा।
नकुल को आता देख मोक्ष खड़ा हो गया। वही नकुल उसके पास आया, फिर दोनों एक दूसरे को गले से लगा लिए, फिर साथ बैठ वेटर से ड्रिंक के साथ कुछ खाने को मंगवा, बातें करते हुए ड्रिंक के साथ खाने लगे। नकुल ड्रिंक करते हुए ही पूछा, बात क्या है मोक्ष, तुम परेशान लग रहे हो। ये सुन ड्रिंक करते हुए ही मोक्ष बोला, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बस दिन भर वो दिमाग में चलती रहती है। ये सुन अपने ड्रिंक को टेबल पर रख उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखते हुए पूछा, कौन। नकुल से छिपाने लायक कुछ नहीं था मोक्ष के पास। वो उसे देखते हुए अपने धीमे आवाज में पर कोल्डली उसका नाम लिया, पलक। ये नाम सुनते ही नकुल के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई वो तुझे बचपन से चाहती आई है, अगर तू उसे चाहने लगा है तो हाँ क्यों नहीं कर देता है। ये सुन अपने ड्रिंक को एक ही बार में गटक बोला, मैं उससे नहीं चाहता हूँ, वो मुझे बस इरिटेट करती है। मोक्ष के बात को सुन नकुल मुस्कुराने लगा। उसे पता था मोक्ष भी उसे बहुत चाहता है, पर अपना फीलिंग को वो खुद ही समझ नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोजेक्ट मिला था पलक अमानत को, उन्हें धड़कता हुआ दिल बनाना था। पलक बनाने के बाद जैसे ही क्लिक की दिल धड़कने लगा। इस दिल को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल धड़क रहा हो। तभी अमानत उसके पास आ उसके दिल को देख बोली, यार तूने तो बहुत अच्छा दिल बनाया है, इसे तो मोक्ष भाई के पास भेजना चाहिए। ये कह उसका लैपटॉप ले अपने मोक्ष भाई को भेजने लगी। ये देख पलक उसे रोकने का बहुत कोशिश की, पर वो धड़कता दिल मोक्ष को सेंड हो गया। ये देख पलक अपना लैपटॉप झट से ले उसे इनसेंड करने का या फिर डिलीट करने का बहुत कोशिश की, पर मैसेज तो सेंड हो चुका था। वही जब ईमेल आने का नोटिफिकेशन मोक्ष के फोन में आया तो वो अपना फोन निकाल देखा। जब उसने अपना ईमेल खोल पलक का भेजा हुआ दिल देखा तो उसका दिल भी धड़कने लगा। दिल को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा था तो वो अपने दिल पर हाथ रख लिया। तभी नकुल जो उसके सामने ही बैठा था ये देख मुस्कुराते हुए बोला, उफ पलक ने जो दिल तुम्हें भेजा है उसे देख मेरा दिल भी धड़कने लगा। ये सुन बिना कोई रिप्लाई दिए पलक को अपना फोन का स्क्रीन ऑफ कर अपने जेब में फोन रख बोला, मेरा छोड़ अपना बता, तू तो रूहानी से प्यार करता है और तो और किसी को उसके तरफ देखने तक भी नहीं देता है, फिर क्यों अपने फीलिंग को उसके सामने जाहिर नहीं होने देता है। ये सुन नकुल गहरी सांस ले बोला, किसने कहा मैं जाहिर नहीं किया हूं। ये सुन हैरानी से मोक्ष उसे देख पूछा, मतलब तू उसे प्रपोज कर दिया है। नकुल अपने चेहरे को ना में हिला बोला, ये सब करना मुझे नहीं आता है, बस मैंने कह दिया है कि वो मेरी है। चैप्टर 36 खाना इतना भी बुरा नहीं। ये सुन मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या प्लान है फिर 14 फरवरी का। ये सुन नकुल पूछ पड़ा, क्या है उस दिन। मोक्ष शराब के घूंट पी कुछ खाते हुए बोला, प्यार का दिन, वैलेंटाइन डे। ये सुन नकुल शांत हो गया, फिर बोल पड़ा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सब बस बकवास है। अगर दो इंसान के बीच में सच्चा प्यार हो तो प्यार जाहिर करने का कोई दिन नहीं होता है, हर रोज अपने प्यार को इंसान इजहार कर सकता है। ये सुन मोक्ष उसके तरफ देख पूछा, वैसे प्यार कैसे होता है। मोक्ष के सवाल पर रूहानी को याद करते हुए ही नकुल बोल पड़ा, मुझे नहीं पता मोक्ष प्यार किसे कहते हैं, बस मुझे इतना पता है रूहानी के पास रहने में मुझे सुकून महसूस होता है। उसे देखना, उसकी आवाज सुनना, सब कुछ मुझे सुकून पहुंचाता है। अगर मेरे जिंदगी में वो नहीं होती तो मुझे ये जिंदगी बेकार लगता। ये सुन मोक्ष बोल पड़ा, जिसके पास होने से सुकून मिले क्या वही प्यार है। मोक्ष के इस सवाल पर नकुल बोल पड़ा, शायद। ये सुन मोक्ष किसी ख्याल में खो गया। वहीं नकुल का फोन बजने लगा तो नकुल अपना फोन निकाल कॉलर आईडी पर रूहानी का नाम देखा तो कॉल उठा, बोला, क्या हुआ। नकुल का खड़ूस आवाज सुन रूहानी अपना मुंह बना ली, फिर अपने उदासी से भरे आवाज में बोल पड़ी, मेरा एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है। ये सुन नकुल सख्ती से बोला, तो इतनी प्राउडली क्या बता रही हो, हमेशा कहता रहता हूँ पढ़ाई पर ध्यान दो, पर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई के अलावा सब चीज में लगा रहता है। नकुल के डांटने से रूहानी रोने लगी। रूहानी के रोने का आवाज सुन नकुल शांत हो बोला, रो क्यों रही हो। रूहानी रोते हुए ही बोली, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है, और तुम हो कि मुझे डांटे जा रहे हो। नकुल का दिल कर रहा था वो अपना सिर फोड़ ले, फिर वो गहरी सांस ले बोला, अच्छा बाबा मैं नहीं डांट रहा हूँ, अब चुप हो जाओ और ज्यादा मत सोचो, एक ही सब्जेक्ट में बैक लगा है ना, सेमेस्टर तो बैक नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट बार अच्छे से पढ़कर एग्जाम दे देना, ओके। रूहानी अपने आंखों से आंसू पोंछ बच्चों की तरह बोली, ओके। इतना कह आगे पूछी, तुम कब तक कल आओगे।
10 बजे तक, अब तुम खाना खा कर सो जाओ, बाय गुड नाइट। रूहानी ने भी रिप्लाई दे दिया तो नकुल फोन कट कर दिया। तभी मोक्ष को थोड़ा नशा चढ़ गया था। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा पापा लगाते हो मुझे। ये कह वो हंसने लगा तो नकुल बोल पड़ा, हाँ क्योंकि उसे बॉयफ्रेंड से ज्यादा कोई ऐसे इंसान का जरूरत है जो उसका केयर करे। अब इस वजह से तुम्हें ऐसा लगता कि मैं उसका पापा लगता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पूरी रात पिए हुए बात कर बिताने लगे। फिर जैसे ही बार बंद होने का टाइम हुआ वो दोनों मोक्ष के मेंशन जाने के लिए निकल गए। 10 बजे तक, अब तुम खाना खा कर सो जाओ, बाय गुड नाइट। रूहानी ने भी रिप्लाई दे दिया तो नकुल फोन कट कर दिया। तभी मोक्ष को थोड़ा नशा चढ़ गया था। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा पापा लगाते हो मुझे। ये कह वो हंसने लगा तो नकुल बोल पड़ा, हाँ क्योंकि उसे बॉयफ्रेंड से ज्यादा कोई ऐसे इंसान का जरूरत है जो उसका केयर करे। अब इस वजह से तुम्हें ऐसा लगता कि मैं उसका पापा लगता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पूरी रात पिए हुए बात कर बिताने लगे। फिर जैसे ही बार बंद होने का टाइम हुआ वो दोनों मोक्ष के मेंशन जाने के लिए निकल गए। वही रायचंद मेंशन में सीरत कमरे में उदास बैठी थी। कल उसे कॉलेज भी जाना था पर नींद उसके आंखों से कोसों दूर थे। वो जब जब अक्ष को अपने करीब आता हुआ महसूस करती थी तब तब अक्ष उससे बहुत दूर चला जाता था। ये रात किसी तरह बीत गया। अगला दिन सीरत उठ फ्रेश हो किचन जा अक्ष के लिए नाश्ता बनाने लगी। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी जिस कारण उसके आंखों के नीचे कालापन छा गया था। आरती किचन में आ जब पंछी का हालत देखी तो आरती बोल पड़ी, सीरत मैं कर लूंगी तुम आराम करो। नहीं आंटी मैं कर लूंगी। इतना कह वो शांति से अपना काम करने लगी। वही अक्ष नीचे हॉल में आ सोफे पर बैठ गया। उसका भी सिर्फ दर्द से फटे जा रहा था। वो गुस्से में चिल्ला कर बोला, कॉफी लेकर आओ। पीछे से सीरत अपने हॉन्थ में कॉफी लिए ही आ रही थी। अक्ष के कोल्ड आवाज के सुन वो सहम सी गई। कुछ बनाना सीरत सीखी हो या ना हो अक्ष के पसंद का कॉफी बनाना जरूर सीख गई थी। वो अक्ष के पास आ कॉफी आगे बढ़ाई तो अक्ष अपने कोल्ड नजरों को ऊपर कर उसे देख बोला, एक कॉफी लाने में तुम्हें इतना वक्त लगता है। सीरत अपने मन में ही बोली, सब तुम्हारे जैसा रॉबर्ट थोड़ी पैदा होकर आए हैं। इंसान हूं मैं, वक्त तो लगेगा ही। अक्ष उसके हॉन्थ से कॉफी का कप ले बोला, जाओ जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन सीरत झट से भाग गई, जैसे वो अक्ष के यही कहने का वेट कर रही हो। अक्ष उसे कोल्डली जाता देख कॉफी का सिप पीते हुए बोला, कितनी एक्साइटेड है ये उस लड़के के साथ डांस करने के लिए हो। इतना कह वो कॉफी पीने लगा। सीरत भी झट से तैयार हो आ बाहर आ गई। उसे देख अक्ष डाइनिंग टेबल पर जा बैठ गया। रूहानी भी नाश्ते के लिए आ चुकी थी। उसे भी कॉलेज को निकलना था। दोनों बैठ गए तो सीरत नाश्ता लाने जा रही थी। तभी अक्ष अपने कड़क आवाज में बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? नाश्ता लाने, सीरत ने प्यार से बोला। अक्ष उसके तरफ वोल्डली देख बोला, आरती ला रही है, तुम बैठ जाओ। ये सुन सीरत हैरानी से उसे देखने लगी पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ बैठे। वो अक्ष को बस एकटक देखते हुए पूछना चाहती थी। तभी अक्ष कठोरता से बोला, मेरे गोद में बैठना चाहती हो क्या जो मुझे देख रही हो? चेयर पर बैठ जाओ। रूहानी जो वहां बैठी थी उसके होंठों पर हंसी छा गया। उसे हंसता देख अक्ष उसके तरफ कोल्डली देखा तो उसका पूरा हंसी गायब हो गया। तभी आरती खाना लेकर आ गई और सभी के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगने के बाद तीनों अपना खाना शुरू कर दिए। तभी खाते हुए अक्ष का नजर सीरत पर गया। नाश्ता बनाते वक्त सीरत का उंगली जल गया था जिस कारण वो खाना खा नहीं पा रही थी। जब अक्ष ने ये देखा तो वो कठोरता से बोला, इतना बकवास खाना बनाने का टैलेंट किससे मिला है तुम्हें? अक्ष का बात सुन सीरत का चेहरा उदासी से लटक गया। तभी अक्ष आगे बोला पड़ा, अब से तुम खाना नहीं बनाओगी। इतना कहने के बाद उसे घूर कर देख बोला, अपने हॉन्थ का घटिया खाना बना के खिलाकर मुझे मरना चाहती हो ना? ये सुन सीरत अपने चेहरे को झट से ना लाई तो अक्ष कठोरता से उसे देखा फिर खाने लगा। वही रूहानी खाते हुए सोच रही थी, खाना इतना भी बुरा नहीं बना है। सभी ने फिर नाश्ता किया। फिर अक्ष सीरत को अपने साथ ही कॉलेज ले जाने लगा। वही रूहानी भी कॉलेज के लिए निकलने वाली थी। तभी नकुल आ गया। नकुल को देख रूहानी बोल पड़ी, हम कॉलेज जा रहे हैं। ये सुन नकुल उसका हॉन्थ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा तो रूहानी पूछ पड़ी, क्या कर रहे हो नकुल? नकुल उसे अपने कमरे में ले जा उसके होंठों को बस चूमने लगा।
तो रूहानी उसे खुद से दूर कर बोली, क्या कर रहे हो नकुल, मुझे लेट हो रहा है। आज कॉलेज मत जाओ, मुझे किसी काम से अमेरिका निकलना है आज शाम में। नकुल का बात सुन रूहानी का चेहरा उदासी से भर गया तो नकुल उसे अपने गोद में उठा बिस्तर के पास ले जा रख बोला, जल्द आ जाऊंगा, उदास होने का जरूरत नहीं है। इतना कह उसके करीब जाने को हुआ तो रूहानी उसे रोकते हुए बोली, मुझे छोड़कर जा रहे हो तो अब तुम मेरे करीब अमेरिका से लौटने के बाद आना। इतना कह अपना मुंह फूला फेर ली तो नकुल उसके चेहरे को अपने तरफ कर बोला, सोच लो। रूहानी कोई जवाब नहीं दी तो नकुल उसके होंठों पर अपने उंगली को सेडिक्टिवल फेरते हुए बोला, क्या चाहती हो तुम। ये सुन रूहानी झट से बोल पड़ी, 14 फरवरी तक रुक जाओ। ये सुन गहरी सांस ले पूछा, क्या है उस दिन। रूहानी उदासी होते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता। नकुल रूहानी से दूर हो बोला, पता है मुझे पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर तुम कुछ बचकानी चीजें करने का सोच रही हो तो मत सोचो। रूहानी मुंह बना इसे देख मन में ही बोली, खडूस कहीं का। अपने मन में इतना कह वो रूहानी के होंठ को पकड़ बोली, कोई बचकानी चीजें नहीं करूंगी, बस तुम मेरे साथ रहना। ये सुन रूहानी को अपने करीब खींच उसके कमर को पकड़ अपने करीब कर पूछा, साथ रहकर क्या करोगी। रूहानी का चेहरा लाल हो चुका था, वो कुछ ना बोल अपने पलकों को बस नीचे झपका ली तो नकुल पूछ पड़ा, बताओ, जो तुम्हारा मन हो मैं वो करूंगा। ये सुन खुशी से चहकते हुए रूहानी बोली, सच्ची। रूहानी के चेहरे पर आए खुशी को देख नकुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सच्ची। रूहानी बोलना शुरू कर दी, मेरे साथ घूमने चलना, फिर हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, फिर साथ में फोटोज भी क्लिक करेंगे। और इससे आगे वो कुछ बोलती इससे पहले ही नकुल उसके होंठों पर अपने उंगली को रख बोला, बस मेरी जान, बस इतना काफी है। नकुल को ये सब करने में बहुत ऑकवर्ड फील होता था, उसने कह तो दिया पर पूरा पता नहीं कैसे करेगा। चैप्टर 37 फ्रेशर पार्टी। रूहानी बोलना शुरू कर दी, मेरे साथ घूमने चलना, फिर हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, फिर साथ में फोटोज भी क्लिक करेंगे। और इससे आगे वो कुछ बोलती इससे पहले ही नकुल उसके होंठों पर अपने उंगली को रख बोला, बस मेरी जान, बस इतना काफी है। नकुल को ये सब करने में बहुत ऑकवर्ड फील होता था, उसने कह तो दिया पर पूरा पता नहीं कैसे करेगा। धीरे धीरे दिन पार होने लगा, 14 फरवरी का दिन आ चुका था। सीरत अब भी बिल्कुल बच्ची की तरह थी। वैलेंटाइन डे को वो भी सेलिब्रेट करना चाहती थी अपनी बीएफएफ कुहू के साथ, पर उसके साथ वो बना नहीं सकती थी। पर आज ही कॉलेज में फ्रेहर था और उसे जाने का भी इजाजत मिल गया था। आज कॉलेज थोड़ा लेट से जाना था, पर सीरत पहने तो पहने क्या, उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। वही रूहानी उसके कमरे का दरवाजा नॉक की तो सीरत दरवाजा जा खोल दी। तभी वो सीरत के होंठ को पकड़ बोली, सीरत मेरे लिए एक ड्रेस चुनने में हेल्प करना। सीरत ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों रूहानी के कमरे गए। रूहानी ढेर सारा ड्रेस बेड पर बिखेर कर रखी थी, साथ ही अपना कबर्ड भी खोली हुई थी। वैलेंटाइन डे का दिन था। सीरत ने रूहानी के लिए रेड कलर का प्यारा सा वन पीस चुन दिया। तभी रूहानी सीरत से पूछ पड़ी, आज तुम्हारे कॉलेज में भी फ्रेशर है ना, तो तुम क्या पहन कर जा रही हो। कॉलेज फ्रेश में सभी को गाउन पहनकर आना था, पर सीरत का सारा ड्रेस तो चला गया। अब उसके पास कोई सुंदर ड्रेसेस नहीं थे। सीरत को देखते ही रूहानी समझ गई तो वो अपना कैबट के तरफ उंगली पॉइंट कर बोली, जो ड्रेस पसंद आए उससे ले लो। ये सुन सीरत के चेहरे पर मुस्कान छा गया। तभी बिना नॉक किए दरवाजा खोल नकुल अंदर आ गया। वही सीरत कबर्ड के दरवाजे से धक गई थी, जिसके कारण वो नकुल को दिखाई नहीं दी। तो नकुल रूहानी के पास जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर बोला, पूरा दिन तुम्हारे हिसाब से चलेगा मेरी जान, पर रात तुम्हें मेरे हिसाब से बिताना होगा। रूहानी चुप करना चाहती थी नकुल को, पर वो अपने बात को जब तक पूरा न कर दे किसी को कहने थोड़ी देता है। सायरा अपने लिए ड्रेस ले बोली, रूहानी दी ये बहुत सुंदर है, अब मैं जाती हूँ। सीरत को कमरे में मौजूद देख नकुल को भी अब एम्बेरेसिंग फील होने लगा। वो झट से रूहानी से दूर हो बोल पड़ा, सीरत मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों को और डिस्कशन करना तो कर सकती हो। ये कह वो चला गया। तभी सीरत झट से पूछ पड़ी, आप दोनों रिलेशन में हो। रूहानी मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिला दी। तभी दोनों रूहानी के कमरे में ही तैयार होने लगी। साथ ही सायरा रूहानी से उसका लव स्टोरी पूछी। बचपन से जो जो हुआ था रूहानी सब बताने लगी। सीरत पूरा स्टोरी सुन मुस्कुराते हुए बोली, वाओ आप दोनों का लव स्टोरी कमाल का है। मैं जब पहली बार आई थी तभी देख मुझे समझ आ गया था नकुल सर आपसे प्यार करते हैं।
दोनों बातें करते हुए तैयार हो गई, फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गई। तभी अक्ष, जो आज कंपनी नहीं गया था, उसका ध्यान नीचे आती सीरत पर गया। पिंक गाउन में वो बिल्कुल परी दिख रही थी। अक्ष उसे देख ही रहा था कि तभी नकुल वहां आ उसके पास धीरे से बोला, अक्ष भाई, क्या देख रहे हो? नकुल का सवाल सुन अक्ष अपने नजरों को फेर बोला, कुछ नहीं। तभी नकुल अपने मन में बोला, कब तक अपने फीलिंग्स से भागने का कोशिश करिएगा? मैंने भी कोशिश किया था पर मैं हार गया। अपने मन में ये कह रूहानी के पास जा उसके होंठ को थाम सीरत से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ सकता हूँ सीरत। जैसे ही नकुल ने ये कहा अक्ष बोल पड़ा, जरूरत नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। अक्ष के बात को सुन सीरत उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं नकुल रूहानी को अपने साथ ले जाते हुए बोला, ठीक है। सीरत नीचे उतर अक्ष के पास आ खड़ी हो गई तो अक्ष उसके तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख दिया। उसे देखते हुए अक्ष खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने दूसरे होंठ को उसके कमर पर घुमा अपने बेहद करीब कर बोला, कितनी खुश हो उस लड़के के साथ डांस करने के लिए? सीरत को बहुत गुस्सा आने लगा। पहले वो इसे ऐसी लड़की समझा जो किसी के साथ सो जाए बस पैसों के लिए, और अब ये पता नहीं क्या समझ रहा है। वो गुस्से में बोलने को थी, तभी अक्ष अपने चेहरे को झुका, उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे पैशनेटली चूमने लगा। चूमते हुए वो उसे खुद के और करीब सटाते हुए अपने होंठ को उसके स्तन पर रखने ही वाला था, पर तभी सीरत उसे खुद से दूर धकेल गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अक्ष का ये किस बहुत सिफोस्लिकेट था, सीरत सांस तक नहीं ले पा रही थी। वो गहरी सांस भरते हुए अक्ष के तरफ देखी। अक्ष का आंख गुस्से में लाल था। ये देख सीरत बोल पड़ी, आप अब क्यों गुस्सा है? आपने ही तो जाने का इजाजत दिया था। ये सुन अक्ष गुस्से में उसके होंठ को पकड़ बोला, पर अब नहीं है। ये सुन सीरत के आंखों से आंसू का रेत गिरने लगा। वो रोते हुए गुस्से में बोली, अगर आपको मुझे जाने नहीं देना था तो बोले क्यों थे? ये बोल वो अपने होंठ को छुड़ा कमरे की तरफ रोते हुए भागने लगी। तभी अक्ष अपने दिमाग को शांत कर अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल बोला, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। मुझे पता होता वैलेंटाइन डे के दिन ही फ्रेशर है तो मैं कभी हाँ नहीं करता, पर अब मैं हाँ कर दिया हूँ। मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता हूँ। ये कह वो सीरत के कमरे के अंदर जा उसे रोता हुआ देख उसके पास जा बैठ बोला, क्या ऐसे रोंदू चेहरा लेकर अपने फ्रेशर में जाओगी? ये सुन सीरत अक्ष की तरफ देख बोली, आपने जाने से तो मना कर दिया है। गहरी सांस भरते हुए अक्ष बोला, तुम जा सकती हो। ये सुन सीरत उसके तरफ देख बोली, फिर आप अपना मन बदल लोगे? अक्ष खड़ा हो सीरत को अपने गोद में उठा बाहर जाते हुए बोला, नहीं बदलूंगा। जब तक तुम्हारे करीब कोई आने का कोशिश नहीं करेगा, पर कभी भी कोई तुम्हारे करीब आना चाहा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तुम्हारे करीब आने का हक सिर्फ मेरा है। सीरत अक्ष के आंखों में देखते हुए पूछी, मैं तो सिर्फ आपकी स्लेव हूं ना? ये सुन अक्ष का चेहरा फिर गुस्से से भर गया। अक्ष के गुस्से से हुए लाल चेहरे को देख सीरत बोल पड़ी, मैं अपने करीब किसी को आने कभी नहीं दूंगी। ये सुन अक्ष का गुस्सा शांत हो गया। फिर वो उसे कार के पास ले गया तो देव झट से कार का दरवाजा खोल दिया। अक्ष अपने गोद से सीरत को उतार उसे अंदर बैठने का इशारा कर उसके साथ अंदर जा बैठ गए। फिर देव कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त के बाद कार सीरत के कॉलेज गेट के पास जा रुका। वो कार से बाहर जाने को थी, तभी अक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच बोला, कितनी बजे तक सब खत्म हो जाएगा? सीरत को नहीं पता था, वो सोच ही रही थी। तब तक अक्ष अपने जेब से एक फोन निकाल सीरत के तरफ बढ़ा बोला, जब भी हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। ये सुन सीरत उसके होंठ से फोन ले जाने को थी, पर अक्ष फिर उसके होंठ को पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। वो सीरत को आज बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था। जब भी सीरत तैयार होती थी वो बेहद ही खूबसूरत दिखती, कोई भी उसके खूबसूरती पर घायल हो जाए। आखिर में वो उसके होंठों के कोने में उससे प्यार से चूम उसका होंठ छोड़ गहरी सांस ले बोला, लेट नहीं होना चाहिए। सीरत अक्ष के ऐसा करने पर उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसा तो प्यार करने वाले लोग करते हैं ना। वो फिर अपने इस ख्यालों से बाहर आ अपने सिर को हाँ में हिला दी। फिर वो जाने को थी। अक्ष उसे फिर रोकना चाहता था पर बार बार वो उसे नहीं रोक सकता। सीरत कार से बाहर निकल कॉलेज के अंदर जाने लगी। वही अक्ष जब तक सीरत कॉलेज के अंदर नहीं चली गई तब तक उसे देखता ही रहा।
सीरत जैसे ही अंदर गई, सभी उसे देख हैरान रह गए। आज वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि वहां मौजूद सभी लड़कों का नजर सीरत पर जा टिक गया। वही माहिर उसके पास आ अपने होंठ को आगे बढ़ा दिया। सभी लड़कियां ये देख सीरत से जले जा रही थी। वही हिचकिचाते हुए सीरत माहिर का होंठ थाम ली। फिर दोनों साथ अंदर आए। फ्रेशर पार्टी स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे सभी शेरो शायरी के साथ पार्टनर डांस शुरू हो गया। धीरे धीरे कर सभी अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। सीरत बहुत नर्वस हो रही थी। उसे नर्वस देख माहिर प्यार से पूछा, तुम घबरा क्यों रही हो? ये सुन सीरत अपने धीमे मीठे आवाज में बोली, डांस प्रैक्टिस हमने ठीक से नहीं किया है और ना ही मुझे डांस करना आता है। मेरे कारण आपका परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगा। सीरत के बातों को सुन माहिर मुस्कुराते हुए बोला, बस अपने बॉडी को ढीला छोड़ देना, बाकी सब मैं हैंडल लूंगा। सीरत ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। धीरे धीरे सभी के परफॉर्मेंस के साथ साथ टाइम भी बीत रहा था। आखिरी बारी सीरत माहिर का आया। दोनों स्टेज पर चले गए। जैसा माहिर ने कहा था सीरत बिल्कुल वैसा ही की। वो अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दी। माहिर बहुत अच्छा डांसर था। अपने डांस के मूवमेंट के साथ साथ वो सीरत का मूवमेंट भी अपने साथ परफेक्ट करवा रहा था। सीरत को नहीं पता था माहिर इतना अच्छा डांसर होगा। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। उन दोनों का भी डांस परफॉर्मेंस कुछ ही वक्त में खत्म हो गया। अब इस राउंड में जो सेलेक्ट हुए थे उसका नाम लिया गया। सबसे पहला नाम सीरत माहिर का ही था, वो भी माहिर के वजह से। अब रैंप वॉक करना था अपने पार्टनर के साथ, साथ ही कुछ कहना भी था। सभी जाने लगे। जब सीरत का बारी आया तो पहले उसे रैंप वॉक करना नहीं आता, तो वो बस नॉर्मल ही चली जा रही थी नर्वसली। वही माहिर हर चीज में परफेक्ट था। सभी लड़कियां सीरत को बुरा भला बोलने लगी कि क्यों ये बेवकूफ माहिर का पार्टनर बनी है। रैंप वॉक के बाद माइक के पास आ माहिर पहले अपने चार्म को बिखेरते हुए मदहोश कर देने वाले आवाज में बोला। सभी लड़कियां पहले से ही माहिर पर घायल थी, अब और हो चुकी थी। उसके बोलने के बाद सीरत का बारी आया तो वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं सीरत, मुझे खाना बहुत पसंद है और बातें करना उससे भी ज्यादा। सीरत का इंट्रो सुन सभी जोरों से हंसने लगे। माहिर के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। वो आज से पहले इतनी प्यारी लड़की नहीं देखा था। ये खत्म होने के बाद प्राइज परफेक्ट परफॉर्मर को मिला। ये पहली बार था जब माहिर जीता नहीं था। उसे जो पसंद करती थी वो उसके पास आ बोली, इस बेवकूफ लड़की के कारण तुम पहली बार हार गए। सीरत सामने ही खड़ी थी, उसका चेहरा उदासी से भर गया। तभी माहिर सीरत का होंठ थाम बोला, मुझे हार कर अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे पहली बार ऐसी लड़की मिली जो मुझे जीत नहीं बल्कि खुशी दी। सीरत के साथ परफॉर्म कर उसका पार्टनर बन मुझे बहुत मजा आया। माहिर का बात सुन लड़की का मुंह बन गया। वो अपना दांत पीसते हुए गुस्से में वहां से चली गई। तभी सीरत उदासी से भरे आवाज में अपना होंठ छुड़ाते हुए बोली, सॉरी माहिर सर। चैप्टर 38 अक्ष को भैया बनाना। ये खत्म होने के बाद प्राइज परफेक्ट परफॉर्मर को मिला। ये पहली बार था जब माहिर जीता नहीं था। उसे जो पसंद करती थी वो उसके पास आ बोली, इस बेवकूफ लड़की के कारण तुम पहली बार हार गए। सीरत सामने ही खड़ी थी, उसका चेहरा उदासी से भर गया। तभी माहिर सीरत का होंठ थाम बोला, मुझे हार कर अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे पहली बार ऐसी लड़की मिली जो मुझे जीत नहीं बल्कि खुशी दी। सीरत के साथ परफॉर्म कर उसका पार्टनर बन मुझे बहुत मजा आया। माहिर का बात सुन लड़की का मुंह बन गया। वो अपना दांत पीसते हुए गुस्से में वहां से चली गई। तभी सीरत उदासी से भरे आवाज में अपना होंठ छुड़ाते हुए बोली, सॉरी माहिर सर। माहिर मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी का जरूरत नहीं है, सच में आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और माहिर सर नहीं, सिर्फ माहिर। तभी माहिर के कुछ दोस्त उसे अपने साथ ले गए। सीरत, जिसकी कोई दोस्त नहीं बनी थी, अब तक वो अकेले बैठी थी। उसे यहाँ बहुत अजीब लग रहा था। मिस फ्रेशर और मिसेस फ्रेशर का कंपटीशन हुआ जिसमें सीरत ने अपना नाम नहीं लिखवाया था। वो धीरे धीरे पार हुआ, जो बना उसे ताज के साथ लिखा हुआ बैंड पहनाया गया। उसके बाद सीनियर्स का कुछ परफॉर्मेंस शुरू हो गया। फिर सभी खाने गए। खाने के बाद डीजे ऑन हुआ और जूनियर सीनियर सभी मिलकर डांस करने लगे। कॉलेज का फ्रेशर पार्टी रात के 9 बजे तक चलता था। जब माहिर ने देखा सीरत अकेली खड़ी है और कुछ लड़के उससे बात करने का कोशिश कर रहे हैं, तो माहिर सीरत के पास जा उसका होंठ पकड़ उसे अपने साथ बीच में ला उसके साथ डांस करने लगा। आज से पहले माहिर कभी किसी लड़की के इतने क्लोज नहीं जाता था। ये पहली बार था कि वो किसी लड़की के करीब खुद से जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा।
वहीं दूसरी तरफ अक्ष अब तक गया नहीं था। वो कॉलेज के बाहर अपने कार में ही बैठा रहे। दोपहर से रात होता देख अक्ष के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वो गुस्से में सीरत को फोन लगाने लगा, पर हाई वॉल्यूम के वजह से सीरत का फोन रिंग का आवाज उसे सुनाई ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष, जो दिल्ली जा पलक के हॉस्टल के बाहर कार के अंदर बैठा था, वो सोच रहा था कि कैसे पलक को बाहर बुलाए। आज मोक्ष उसे वो तोहफा देना चाहता था जो दिन वो लेकर भी उसे दे नहीं पाया था। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर पलक को कॉल लगाया। पलक स्टडी कर रही थी। वही अमानत अपने हेडफोन को लगा म्यूजिक सुनते हुए लैपटॉप में कुछ काम। वो अपने फोन स्क्रीन पर मोक्ष के नाम देखा हैरान थी। वो अपना फोन ले अमानत की तरफ देखी, उसे खुद में ही बिजी देख रूम से बाहर जा बालकनी में खड़ी हो कॉल उठा बोली, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? पलक कॉल उठाते ही सवाल कर बैठी तो मोक्ष गहरी सांस ले बोला, बाहर आओ, वो भी अकेले, और अगर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। पलक गुस्से में फोन रख वार्डन से छुपते छुपाते बाहर चली गई। फिर चारों तरफ देखने लगी। उसे दूर काले रंग का कार दिखा। वहीं मोक्ष का नजर भी पलक पर चला गया तो वो कॉल कर दिया तो पलक उठा दी। तभी वो बोल पड़ा, खड़ी हो, देख क्यों रही हो, आओ। ये सुन पलक उस कार के पास जाने लगी तो मोक्ष कार का दरवाजा खोल दिया। पलक कार के अंदर आ बैठ पूछी, आप यहाँ क्यों आए हो? मोक्ष कुछ ना कह बस एक बॉक्स उसके तरफ बढ़ा, बोला, तुम्हारे लिए। बिना बॉक्स को लिए पलक बोल पड़ी, मेरे लिए? पर क्यों और क्या है ये? पलक के सवालों को सुन मोक्ष उसके करीब चला गया, जिस कारण उसकी सांसें थम गई। मोक्ष उसके गाल पर अपने होंठ फेरते हुए बोला, बहुत सवाल करती हो तुम, बस इसे ले लो। इतना कह उसके गोद में बॉक्स रख मोक्ष अपना चेहरा फेर बाहर देखने लगा। वही पलक इस बॉक्स को खोली। वही डायमंड ब्रेसलेट देख पलक बोल पड़ी, ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती हूँ। ये सुन मोक्ष उसके तरफ देख बोला, महंगा मुझे तो नहीं लगता है। ये सुन फीकी मुस्कान के साथ पलक बोली, आपके पास बहुत पैसे हैं इसलिए आपको ये महंगा नहीं लगता है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं। इतना कह बॉक्स बोनट पर रख पलक जाने को थी तो मोक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, वैलेंटाइन डे गिफ्ट है, मेरे तरफ से रख लो। ये सुन पलक उसके आंखों में देख बोली, वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को दिया जाता है और मैं तो आपकी कुछ भी नहीं हूं। इतना कह अपने होंठ को छुड़ा जाने को थी तो मोक्ष कार लॉक कर बोला, जब तक गिफ्ट नहीं लोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मोक्ष के जिद को देख पलक उसे घूर कर देखने लगी। फिर पूछ पड़ी, क्यों मुझे कंफ्यूज करते रहते हो मोक्ष? अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो प्लीज मुझसे दूर रहा करिए। ये कहते वक्त पलक के सुंदर आंखों से आंसू का रेत बाहर आ गिरने लगा। उसके आंखों से बहते आंसू को देख मोक्ष उसके करीब जा उसके बहते आंसू को पोंछ बोला, क्या सिर्फ प्यार ही एक चीज है जो इंसान को जोड़ सकता है? प्यार के अलावा क्या कोई किसी से जुड़ नहीं सकता है? मोक्ष के बातों को सुन पलक उसके आंखों में देखते हुए पूछी, प्यार से जो जुड़ते नहीं है उस रिश्ते को क्या कहते हैं मोक्ष? वो आपको भी पता है, और मैं उस टाइप की दिखती हूँ क्या आपको? मोक्ष के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। वो उसके और करीब जाते हुए अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए वो अपना होंठ को उसके गाल पर फेरते हुए प्यार से बोला, पलक तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं बस प्यार नहीं करना चाहता, पर तुमसे दूर भी नहीं रह पा रहा हूँ। जब से तुमसे दूर गया हूँ बस तुम्हारा ही ख्याल इस मन में घूमता रहता है। तुम्हारे कारण मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कह उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ उससे मिला लिया। फिर उससे पैशनेटली चूमने लगा। पलक का शरीर भी सुन पड़ चुका था। वो अपनी आंखों को बंद कर ली। फिर जैसे ही वो अपने सेंस में आया तो वो मोक्ष को खुद से दूर कर रोते हुए बोली, आप मुझसे कभी प्यार नहीं करना चाहते, बस शारीरिक संबंध बनाना चाहते, सही कहा ना? इतना कह वो अपने ड्रेस के चेन को खोल अपने कपड़े को नीचे सरकाते हुए बोली, कर लीजिए अपनी हवस पूरी, फिर कभी मेरे करीब मत आएगा। ये सुन मोक्ष अपने कोट को जिस्म से बाहर निकाल पलक के जिस्म में ढकते हुए बोला, हवश, अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध ही बनाना होता तो बहुत सी मिल जाती मुझे, पर तुम बहुत खास हो पलक। ये सुन फीकी मुस्कान दे पलक बोली, खास होती तो मुझसे तुम्हें प्यार होता ना कि तुम। इतना कह वो चुप हो गई तो मोक्ष अपने चेहरे को घुमा शीशे से बाहर देख बोला, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें हर पल मौत से लड़ना होगा। मेरी जिंदगी इतनी आम नहीं है पलक, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि फिर मैं तुम्हें खो दूंगा। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मोक्ष के होंठ को पकड़ पूछी, मतलब क्या है मोक्ष? ये सब क्या बोल रहे हो आप?
मोक्ष नहीं बता सकता था वो है क्या और क्यों पलक को उसके साथ खतरा है। पलक का खुद का भी लाइफ है, जिंदगी भर वो अपने साथ उसे बांध कर नहीं रख सकता है। अगर किसी को भी भनक तक लग गया कि मोक्ष किसी से प्यार करता है तो मोक्ष के दुश्मन पलक को मारना चाहेंगे। यही कारण है अक्ष का अपनी बहनों को दूर रखने का, ताकि उनके वजह से उनकी बहनों को कोई प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। मोक्ष गहरी सांस लिया, अपनी मॉम डैड को तो वो खो ही चुका है, अब पलक को नहीं खो चुका था। वो गहरी सांस भरते हुए बोला, पलक बस मुझसे दूर रहने की बात मत करो, बाकी सब वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुन पलक उस बॉक्स को देख बोली, ठीक है मोक्ष, तो जिस दिन आप मुझे सब बता हमारे बीच प्यार का रिश्ता रखेंगे तब हम आपका लाया गिफ्ट अपने पास रख लेंगे, अब हमें जाने दीजिए। ये सुन मोक्ष उसके तरफ देखा, फिर उसके होंठ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, ठीक है तो प्रॉमिस करो जब तक वो वक्त नहीं आ जाता है तब तक तुम कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दोगी, बस मेरा इंतजार करोगी। ये सुन पलक मोक्ष के आंखों में देख बोली, मैं जिंदगी भर आपका ही इंतजार करूंगी, भले आप कभी अपना प्यार जाहिर करो या ना करो, मैं कभी भी आपके अलावा किसी की नहीं हो सकती हूँ। ये सुन मोक्ष उसे अपने बाहों में भर बोला, बहुत जल्द तुम्हें अपना बना लूंगा, बस एक बार सब खत्म हो जाए। इतना कह उसके माथे को प्यार से चूम बोला, अपना ख्याल रखना, और हाँ तुम्हारा वो सिल्ली सा धड़कता दिल बहुत प्यारा था। ये सुन पलक के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अक्ष अभी नर्क के शैतान की तरह नजर आ रहा था। अक्ष का शैतानी डरावना चेहरा देख ठंड के मौसम में भी ड्राइवर के माथे से पसीना बहने लगा। वही फ्रेशर पार्टी खत्म होने में अभी भी बहुत वक्त था, पर फिर भी सीरत बाहर आ गई। अंधेरे के कारण सीरत को अक्ष का कार नहीं नजर आया था। वो अपना फोन निकाल अक्ष को कॉल करने ही वाली थी कि तभी पीछे से माहिर आ उसका नाम लिया, सीरत। सीरत अपना फोन ऑन करने ही वाली थी, पर माहिर का आवाज सुन उसके तरफ मुड़ देखी। माहिर उसके पास आ बोला, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, अभी तो खत्म होने में बहुत टाइम है। सीरत को किसी लड़के के साथ बात करता देख अक्ष का खून खौलने लगा था। वो गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध लिया। वही सीरत माहिर से बोल पड़ी, माहिर मुझे काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, वैसे भी बहुत रात होने को है। ये सुन माहिर बोल पड़ा, ओके मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। ये सुन सीरत झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं माहिर, मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है। सीरत के मुंह से भाई सुन अक्ष का पारा और गर्म हो गया। वो अपना फोन निकाल गुस्से में सीरत को कॉल कर दिया। अक्ष का कॉल आता देख सीरत झट से कॉल उठा ली तो अक्ष अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने कब का आ चुका है। अक्ष के कोल्ड आवाज में उसके कहे गए शब्द को सुन सीरत का शरीर जम गया। वो अपने घबराए हुए आवाज में पूछी, कहाँ हो। सीरत के इस सवाल पर अक्ष ड्राइवर की तरफ देख कार लाइट जलाने बोला तो ड्राइवर यही किया। ये देख सीरत माहिर को इग्नोर कर भागते हुए कार के पास चली गई। सीरत को ऐसे घबराए हुए जाता देख माहिर को उसका टेंशन होने लगा। वो जाकर उसे देखता, इससे पहले ही सीरत के बैठते ही कार स्टार्ट हो तेजी से निकल गया और माहिर बस उस कार को जाता देखता रह गया। अब अक्ष सीरत के साथ क्या करेगा, बेचारे को तो सीरत भैया ही बना दी। जानते हैं अगले चलता मैं भैया बोलने का अक्ष सीरत के साथ क्या करता है। चैप्टर 39 कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। अक्ष के कोल्ड आवाज में उसके कहे गए शब्द को सुन सीरत का शरीर जम गया। वो अपने घबराए हुए आवाज में पूछी, कहाँ हो। सीरत के इस सवाल पर अक्ष ड्राइवर की तरफ देख कार लाइट जलाने बोला तो ड्राइवर यही किया। ये देख सीरत माहिर को इग्नोर कर भागते हुए कार के पास चली गई। सीरत को ऐसे घबराए हुए जाता देख माहिर को उसका टेंशन होने लगा। वो जाकर उसे देखता, इससे पहले ही सीरत के बैठते ही कार स्टार्ट हो तेजी से निकल गया और माहिर बस उस कार को जाता देखता रह गया। कार गाड़ियों से भरे रास्ते में भी रफ्तार से चले जा रहा था। वही कार के अंदर का माहौल बेहद ही डरवाना था। सीरत अक्ष के तरफ देखी, वही अक्ष गुस्से में खिड़की से बाहर देखते हुए अपने कठोर आवाज में बस एक शब्द कहा, भैया। अक्ष का कठोर आवाज सुन सीरत का होंठ पैर कांपने लगा। उसके होंठ भी कांप रहे थे। वही देव रियर व्यू मिरर से सीरत के डरे हालत को कार चलाते हुए देखने लगा। जब अक्ष ने ये देखा तो अपने कठोर आवाज में बोला, लगता है देव अब तुम जॉब छोड़ना चाहते हो। ये सुन देव अपने नजरों को रास्ते पर टिका लिया। तभी अक्ष सीरत की तरफ देखा तो सीरत अपने सहमे आवाज में बोली, वो तो बस मैं यूं ही बोल दी थी, आप मेरे भैया नहीं हो।
ये सुन अक्ष उसके तरफ अपने नजर को कर अपने होंठ को उसके तरफ बढ़ा, उसके बाजू को कस के पकड़ अपने तरफ खींच, उसके आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर मैं तुम्हारा क्या हूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अक्ष के इस सवाल का सीरत क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर जो अक्ष बार बार उसे कहने बोलता या एहसास दिलाता वही बोल पड़ी, मास्टर यासु। आखिरी के शब्द को बोलते वक्त सीरत रुक गई, क्योंकि सीरत के कहे गए वही शब्द हो को सुनक्ष उसे गुस्से में कठोरता से घूरे जा रहा था। फिर अपने कठोर आवाज में उसे देखते हुए बोला, कार साइड में कर रोक दो देव। ये सुन देव ओके सर बोल कार साइड में ले जा रोक दिया। अक्ष का कठोर आवाज सुन सीरत का डर बढ़ गया। कार रुकते ही अक्ष देव से बोल पड़ा, आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, जा सकते हो तुम। ये सुन देव ओके सर बोल कार से बाहर निकल गया। ऐसे अक्ष के गुस्से वाले मूड में सीरत को अकेले छोड़कर जाना देव को सही नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। अक्ष के गुस्से को कोई नहीं सह सकता। सीरत के साथ अक्ष कुछ बुरा ना करे इसका दुआ करने के अलावा देव उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वही देव के साइड में कार रोक जाने के बाद अक्ष सीरत को अपने कोल्ड नजरों से देखा। सीरत का तो डर से हालत खराब था। अक्ष उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख दबाते हुए उसे देख कुछ बोलता इससे पहले ही सीरत अपने दबे आवाज में दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता सर, जैसा आप बोलते मैं वैसा ही मैं करती हूँ, फिर भी आप मुझ पर गुस्सा करते मुझे दर्द पहुंचाते हैं। इतना ही नफरत है मुझसे तो मुझे जान से मार क्यों नहीं देते हैं? सीरत की बातें सुन उसके होंठों पर अपने होंठ को टिका उसे कुरूलता से चूमने लगा। सीरत उसे खुद से दूर कर गुस्से में अपने होंठ को उठा उसके गाल में जोरदार लगा दी। अक्ष अपने गुस्से से भरे डार्क नजरों से देखा। वही सीरत ने अक्ष पर गुस्से में होंठ तो उठा दी, पर अब उसे डर लगने लगा। वो डर से पीछे हो किनारे जा सिमट गई। उसे डरा सहमा रोता हुआ देख अक्ष कार से उतर आगे की सीट में जा बैठ बोला, आगे आ ड्राइविंग करो। ये सुन अपने आंसू पोंछ हैरानी से उसे देख बोली, मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता। सीरत के बातों को सुन अक्ष अपने कठोर आवाज में बोला, देव जा चुका है तो ड्राइविंग कौन करेगा? ये सुन सीरत झट से बोल पड़ी, आपने भेजा है उन्हें तो आप ड्राइव करो। ये सुन अपने कठोर नजरों को अक्ष सीरत की तरफ घुमा अपने कोल्डल नजरों से देख बोला, पहले अपने मास्टर पर होंठ उठाती हो और अब उसे अपना ड्राइवर बनने बोल रही हो। शांति से आगे आकर ड्राइविंग करो, नहीं तो तुम्हें मैं सामने वाले जंगल में अकेला छोड़ चला जाऊंगा। ये सुन सीरत झट से कार के बाहर निकल आगे जा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फिर कार को देखने लगी कैसे कहाँ से स्टॉप करे। वही अक्ष अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को पीछे सीट पर टिका आराम से बैठ गया। सीरत अपने आंख को बंद कर जितने भगवान का नाम पता था सबका लेते हुए कार में चाबी घुमा कार स्टॉप तो की, पर आगे जाना की जगह कार पीछे जाने लगा तो वो स्टीयरिंग से अपना होंठ हटा। सीरत चिल्लाने लगी, आह कार पीछे जा रहा है, मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं? अक्ष अपने डार्क आंखों को धीरे से खोल सीरत की तरफ देख अपने कठोर आवाज में बोला, स्टूपिड कॉलेज प्रेस कर गियर चेंज करो। ये सुन सीरत कार को देखते हुए पूछो, गियर किसे कहते? अबीर ने तो बस कार स्टार्ट करने बताया था। अबीर का नाम सुन अक्ष का आंख डार्क हो गया। वो अपना होंठ गियर पर रख चेंज कर दिया तो कार आगे बढ़ने लगा। सीरत के जान में जान आया। वो स्टीयरिंग को घुमाने लगी पर कार टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, पर अक्ष शांत बैठा था। वही सीरत के चेहरे से पसीना बह रहा था। वो रोते हुए आवाज में बोली, आप मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते, पर मुझे मेरे हाथों क्यों मार रहे हैं? अक्ष कुछ ना कह बस शांति से बैठा था। वही सीरत हॉर्न बजाने के जगह जो भी गाड़ी उसके कार से टकराने वाले को था उसे हटाने के लिए हॉर्न का नहीं बल्कि अपने मुंह का इस्तेमाल कर रही थी। हटो हटो, रास्ते से हटो। सीरत के इस हरकत पर अक्ष उसे हो देखने लगा। वही एक कार आगे था। सीरत चिल्लाई पर फिर भी वो हटा नहीं तो वो कार को देख रही थी कि क्या करे। तभी अक्ष ब्रेक लगा दिया पर फिर भी कार आगे वाले कार से जा टकराया। सीरत अपने चेहरे पर अपने होंठ को रख ली। जब वो सही सलामत खुद को पाए तो धीरे से अपने चेहरे से होंठ हटाए। वही जिस कार से टक्कर हुआ था उस कार से आदमी निकल अपने कार को देख कार के पास आ रहा था को अपने डर से भरे नजर से सीरत देखने लगी। तभी अक्ष कार से बाहर निकल उस आदमी के पास गया। अपने सामने अक्ष रायचंद को देख उस आदमी का होश उड़ गया। अक्ष से उसे पैसे के दिया तो वो भी बिना कुछ कहे निकल गया। अक्ष फिर कार के अंदर आ बोला, कार स्टार्ट करो। ये सुन सीरत उसे हैरानी से देखने लगी। क्या अक्ष को मरना है जो वो उसे फिर कार चलाने को कह रहा है?
सीरत कुछ कह तो सकती नहीं थी, भगवान का नाम ले एक बार फिर उसने कार स्टॉप कर दिया। इस बात कार सीधा ही चल रहा था, किसी तरह इधर उधर नचाते हुए कार रायचंद मैंशन के पास पहुंचाने वाली थी। दूर से ही गार्ड्स को कार आता दिख गया था। गार्ड गेट खोलने ही वाला था, पर जैसे बिन ब्रेक का रफ्तार में इधर उधर डोलते हुए सीरत कार को ला रही थी। ये देख डर से आधा गेट खोल सब गार्ड साइड हो गए, वही सीरत से कार रोका ही नहीं जा रहा था। गेट को ठोकते हुए सीरत कार मैंशन के अंदर लाते हुए ब्रेक ढूंढने की कोशिश में बिल्डिंग के दीवार के पास जैसे ही कार टकराने को था, किसी तरह सीरत ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद सीरत जोर जोर से हांफते हुए सांसें लेने लगी, तभी सारे गार्ड्स दौड़ते हुए आ कार का दरवाजा खोल दिए। वही सीरत स्टीयरिंग पर सिर रख सहमे सी बैठी थी। गार्ड कार का दरवाजा खोलता इससे पहले ही अक्ष सीरत के करीब जा बोला, जितना नुकसान आज तुमने किया है उसका भुगतान करने के लिए रेडी रहो। अक्ष का बात सुन सीरत का दिल डर से धक धक करने लगा। वो अपने मन में ही बोली, ये इंसान है या राक्षस, पहले खुद ही मुझे कार चलाने दे दिया और अभी मुझे ही सज्जा देने का बात कर रहा है। बेचारी अपने मन में कहते हुए कार से तो बाहर निकल गई, पर अब उसका डर से बुरा हाल हुए जा रहा था। अक्ष के पीछे पीछे सीरत चलने लगी। दोनों मैंशन के अंदर आ गए तो सीरत अपने रूम जल्दी से खिसकने वाली थी, पर अक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच बोला, कहाँ जा रही तो किटन। इतना कह अक्ष उसे अपने साथ ले जाने लगा तो सीरत जमीन पर छोटी बच्ची की तरह बैठ रोते हुए बोलने लगी, मेरा पैर दर्द दे रहा है, मुझे बहुत नींद भी आ रहा है, साथ ही कार चलाने की वजह से मेरा पीठ होंठ भी अकड़ चुका है। सीरत के नौटंकी पर अक्ष उसे घूर कर देखा। वही सीरत अपने आंसू से भरे चमकदार आंखों से अक्ष को देखने लगी। वही ये नजारा वहां मौजूद सभी सर्वेंट देख रहे थे। तभी अक्ष आखिर में अपने आंखों को बंद कर अपने मन में ही बोला, ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। इतना कह अपने मन में वो अपने आंखों को खोल उसे घूर कर कठोरता से देखते हुए बोला, नौटंकी करना बंद करो और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता हूं। ये सुन सीरत झट से उठ बोली, तो क्या करना चाहते हैं आप। अक्ष कोल्डली सभी की तरफ देखा जो उसे घूर रहे थे। अक्ष के कठोर नजरों को देख सभी वहां से झट चले गए। वही अक्ष सीरत के होंठ को पकड़ अपने साथ अपने कमरे में ले जाते हुए बोला, तुम्हारे वजह से मेरा काम पूरा नहीं हो पाया है, अब तुम मेरा काम करोगी। इतना कह वो टेबल पर पड़े फाइल की तरफ इशारा कर बोला, उसे अच्छे से पढ़ो और कुछ गलत लगे तो मुझे बताओ। सीरत जब टेबल पर पड़े ढेर सारे फाइल को देखी तो उसका सिर चकराने लगा। वो अपने महीन से आवाज में बोली, मैं ये कैसे करूंगी, मुझे ये सब नहीं आता है। सीरत के मुंह से ये सुन अक्ष उसके कमर पर अपने होंठ को घुमा अपने करीब करते हुए बोला, तो क्या आता है तुम्हें। इतना कह उसके चेहरे पर आए बाल को सेडेक्टिवली पीछे करते हुए अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, बताओ वही काम दूंगा तुम्हें। अक्ष के छूते ही सीरत का धड़कन बढ़ने लगा। वो अपने घबराए नजर से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष उसे अपने गोद में उठा, बाथरूम के अंदर ले जा उसे बाथटब में डाल अपने कपड़े को अपने जिस्म से बाहर निकालने लगा। अक्ष के ऐसा करने से सीरत का चेहरा लाल हो चुका था। अक्ष अपने कपड़े को अपने जिस्म से बाहर निकाल बाथटब के अंदर जा सीरत के करीब जा बोला, मुझे साफ तो कर सकती हो ना कि वो भी तुम्हें नहीं आता है। अक्ष के मदहोश कर देने वाले आवाज में सीरत का चेहरा लाल गुलाब के पंखुड़ियों की तरह पूरा लाल हो चुका था। वो कुछ ना कह सामने रखे बॉडी वॉश को उठा अपने होंठ में निकाल अक्ष के बदन पर जैसे अपना होंठ रखी उसके तन बदन पर आग सा लग गया। वो अपने नजरों को झुकाए उसके शरीर पर अपने होंठ को घिसे जा रही थी। वही अक्ष उसके बेहद करीब होते हुए बोला, किटन, जो फीलिंग्स मेरे करीब रहकर तुम्हें होता है क्या वही फीलिंग्स किसी और के करीब जाकर तुम्हें कभी हुआ है क्या। अक्ष के अचानक से पूछे गए सवाल पर सीरत अपने बड़े बड़े आंखों से उसे देखने लगी। वही अक्ष उसके आंखों को देखते हुए उसे खुद से और करीब करते हुए बोला, जवाब दो सीरत। अक्ष के सवाल को सुन सीरत का धड़कन जोरों से धड़कने लगा और उसकी सांसें थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अक्ष उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, मुझे हरगिज पसंद नहीं तुम मेरे अलावा किसी और के करीब जाओ या अपने जुबान से किसी और मर्द का नाम लो तो। चैप्टर 40 3 महीने बाद। अक्ष के सवाल को सुन सीरत का धड़कन जोरों से धड़कने लगा और उसकी सांसें थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।
अक्ष उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, मुझे हरगिज पसंद नहीं तुम मेरे अलावा किसी और के करीब जाओ या अपने जुबान से किसी और मर्द का नाम लो तो। इतना कह उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसके रसीले होंठों को चूसने लगा। उसके रसीले होंठों को चूसने के बाद वो उसे अपने बाहों में भर लिया, जैसे सीरत उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज हो। अक्ष का प्यार महसूस करते हुए सीरत अपने मन में ही बोली, काश मेरे डैड ने कुछ नहीं किया होता तो आज अक्ष और मेरे बीच इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नहीं होता। वही अक्ष अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए उससे दूर हो बाथटब से उठ बाथटब से बाहर निकल वो अपने कमर पर तौलिया लपेट बाथरूम से बाहर चला गया। वही अक्ष के जाते ही सीरत के चेहरे पर निराशा छा गया। 3 महीने बाद 3 महीना बीत चुका था। उस रात आखिरी बार शायद अक्ष उसे प्यार से छुआ था। उसके बाद अक्ष उसके साथ कोल्डली ही बर्ताव करने लगा, साथ ही पूरा दिन उसके सामने नहीं आता रात को छोड़कर, और ये रात भी सीरत के लिए अक्ष खेल की तरह बना दिया था। सीरत का तकलीफ बढ़ने लगा था पर फिर भी वो सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हमेशा की तरह आज भी सीरत कॉलेज से आने के बाद अपने रोज के काम में लग गई थी। तभी सीनियर मेड आरती सीरत के पास आ बोलो, सीरत अपने कमरे में जाओ, तुम्हें रेडी करने कोई आए है। ये सुन सीरत हैरानी से आरती को देखी, आखिर उसे क्यों रेडी होना है। उसके हैरानी से भरे भाव को देख आरती फिर बोल पड़ी, सर तुम्हें अपने साथ किसी पार्टी में ले जाना चाहते हैं। ये सुन पता नहीं क्यों पर सीरत के चेहरे पर डर छा गया। इन दिनों अक्ष उसके साथ थोड़ा भी नरमी नहीं बरतता युवा, और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे अक्ष किस पार्टी में और क्यों ले जा रहा है। 3 महीने तक अक्ष उसे रात के अलावा कभी दिखाई तक नहीं देता था। पर सीरत ज्यादा ना सोचते हुए अपने सर्वेंट कमरे में चली गई। सीरत को तैयार करने वही मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी। आज भी उसके चेहरे पर गुस्सा और घमंड ही सीरत को नजर आ रहा था। सीरत शांति से अंदर जा अपना मेकअप करवाने लगी। करीबन 1 घंटा लगा मेकअप से लेकर ड्रेस पहनने में। मेकअप खत्म होने के बाद मेकअप आर्टिस्ट चली गई। वही सीरत अपने आप को शीशे में देख रही थी। तभी एक सर्वेंट आ बोली, सीरत तुम्हें रोबिन सर बुला रहे हैं। ये सुन सीरत कमरे से बाहर जाने लगी। वही सीरत के किस्मत से उस नौकरानी को जलन हो रहा था, पर सीरत को अपने किस्मत से नफरत हो सा हो गया था। आज उसका कोई वजूद नहीं बचा था, इसके अलावा कि वो अपने आप को अक्ष को बेच चुकी है। अब ये बात तो मेंशन में रहने वाले सभी नौकर गार्ड्स को भी पता चल गया था। अब सभी सीरत को सिर्फ घृणा से भरे नजर से देखते थे, आरती को छोड़कर। सीरत बाहर गई तो रोबिन उसे और वो दोनों साथ मेंशन के बाहर जाने लगी। दोनों कार के पास पहुंच गए तो रोबिन उसके लिए कार का दरवाजा खोलने को हुआ, पर सीरत बोल पड़ी, रोबिन अंकल हम एक नौकरानी है, प्लीज आप मेरे लिए ये सब मत किया करिए। इतना कह वो खुद ही कार का दरवाजा खोल अंदर बैठने को हुई। तभी उसका नजर अक्ष पर पड़ा। सीरत को नहीं लगा था अक्ष कार में मौजूद होगा, उसे लगा था वो अक्ष ने बस रोबिन अंकल को भेज दिया होगा। सीरत उसके तरफ देखी, फिर शांति से कार के अंदर जा बैठ गई। सीरत के बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। अक्ष सीरत के तरफ एक बार भी नहीं देखा रहा था। अक्ष के बताव को देख सीरत को 3 महीने पहले उस रात का बात याद आया। अक्ष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अक्ष बोला था, अब मैं तुम्हारा ये अगली चेहरा देख बोर हो चुका हूँ, इसलिए रात के अलावा तुम मेरे सामने अपना ये चेहरा मत दिखाना। वो याद आते ही सीरत अपने धीमे आवाज में पूछी, आपने तो कहा था मैं आपको रात के अलावा अपना चेहरा ना दिखाऊं, क्योंकि आप मेरा अगली चेहरा देख देख कर बोर हो चुके हैं। फिर इतना कह सीरत रुक गई। वही अक्ष का डार्क चेहरा और भी अधिक डार्क हो गया। वही आगे ड्राइवर के बगल में बैठा रोबिन वो रियर व्यू मिरर से अक्ष के चेहरे को देखा। अक्ष बिना सीरत की तरफ देख बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो। अक्ष का ये बात सुन सीरत का चेहरा निराशा से झुक गया। अब आगे कुछ न कह वो उदासी से खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ ही वक्त के बाद कार बड़े से बिल्डिंग के सामने जा रुका। बिल्डिंग के पास कार जैसे ही रुका, रुबिन कार से बाहर आ अक्ष के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। वही खुद से ही कार जा दरवाजा खोल बाहर आ है। तभी अक्ष उसके पास आ उसके होंठ को मजबूती से पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। सीरत उसके साथ साथ शांति से चलने लगी। दोनों अंदर आए तभी अक्ष सीरत के करीब जा अपने धीमे पर कोल्ड आवाज में बोला, मुस्कुराते रहना। इतना कह आगे बढ़ने लगा सीरत के होंठ को पकड़े हुए ही। वही सीरत भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट टिकाए बस उसके साथ साथ चलने लगी।
दोनों अंदर आ गए। अक्ष को आता देख सभी उसे हैंडशेक करते हुए सीरत से भी करने लगे। जहां अक्ष सीरत को लेकर आया था वो चैरिटी इवेंट था। वहां बड़े से बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। बड़े से बड़े बिजनेसमैन में अबीर सिंघानिया भी मौजूद था। अंदर आते ही सीरत अबीर दोनों का नजर एक दूसरे से टकराया। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी अक्ष का नजर सीरत पर गया तो वो उसके नजर को मिलाते हुए अपने नजर को मिलाया तो उसे अबीर नजर आया। अबीर को देखते ही वो गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध सीरत को कठोरता से देखा, फिर अपना होंठ उसके होंठ में मजबूत कर दिया जिस कारण सीरत को अपने होंठ में दर्द महसूस हुआ। तभी अक्ष उसके करीब जा अपने कठोर आवाज में धीरे से बोला ताकि सिर्फ सीरत को सुनाई दे, अपने लवा को देखना बंद करो, नहीं तो मैं उसका जान ले लूंगा। अक्ष का बात सुन सीरत सहम सी गई। वो अबीर को देखना बंद कर दी। कुछ ही वक्त के बाद चैरिटी इवेंट स्टार्ट हो गया। अक्ष सीरत के होंठ को अब भी कसके पकड़े हुए अपने करीब ही रखा था। धीरे धीरे इवेंट पार होने लगा। तभी अक्ष के पास उसका दोस्त आया। वो एक बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत बड़ा डॉक्टर था। बिजनेस उसके पिता था जिसे उसे संभालना पड़ रहा था और डॉक्टरी उसका पेशन। वो कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा था। अक्ष उसे देखा तो वो सीरत के होंठ को छोड़ अपने डॉक्टर दोस्त के पास जा दोनों साथ बात करने में लग गए। वही अक्ष के होंठ छोड़ते ही सीरत अपने कलाई को देखी। उसके कलाई पर अक्ष के उंगलियों का निशान बन चुका था और उसका पूरा कलाई लाल हो चुका था। अबीर का नजर भी सीरत के लाल कलाई पर पड़ा तो अबीर उसके पास आ उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। सीरत उसे रोकना चाहती थी पर अबीर नहीं रुका। वही सीरत को अब इस बात का डर लगने लगा कि कहीं अक्ष अब अबीर के साथ कुछ बुरा ना कर दे। वही अक्ष और डॉक्टर आनंद वर्मा एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी आनंद पूछ पड़ा, कौन है वो लड़की जिसके बारे में तुम उस दिन फोन पर कह रहे थे? बातों बातों में अक्ष के मुंह से सीरत का जिक्र हो गया था। वो सीरत को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसे अपने पीछे सीरत नजर नहीं आई। सीरत को अपने सामने ना पा उसका आंख गुस्से में खूंखार हो गया। उसे किसी लड़की के लिए इतना ऑब्सेस्ड देख आनंद हैरान था। आज तक अक्ष किसी लड़की के तरफ देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि कई लड़कियां उसे रिझाने की कोशिश भी की थी पर उन लड़कियों का कोशिश बेकार रहा था। अपने दोस्त को भूल वो गुस्से में सीरत को ढूंढने जाने लगा। वही आनंद भी उसके गुस्से को देख उसके साथ पीछे पीछे जाए जा रहा था। वही दूसरी तरफ अबीर सीरत का होंठ कसके पकड़ बोला, सीरत तुम अक्ष से प्यार करती हो वो ठीक है, पर तुम क्यों उसका नफरत उसका गुस्सा झेल रही हो? तुम्हारे चेहरे से वो बचपना चला गया है और आंखों में जो चमक भरा रहता था वो कहीं गायब सा हो गया है जब से मैं तुम्हें दोबारा देखा हूं। सीरत अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। वो तो अबीर उसे अपने सीने से लगा उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। आखिर में सीरत रो पड़ी गया। उसके आंखों से बहते गर्म आंसू को महसूस करते ही अबीर का दिल धड़कने लगा। वो उसे अपने बाहों में ही समाये प्यार से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सीरत, एक बार बस कह दो अब भी तुम मुझसे ही प्यार करती हो। मैं वादा करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालने में अपनी जान भी लगा दूंगा। अक्ष वहां पहुंच चुका था। जब उसने दोनों को एक दूसरे के बाहों में समाये देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। वो वहां जा अबीर को सीरत से दूर कर उसे अपने गोद में उठा जाने लगा। वही अबीर बस देखता ही रह गया। आनंद को तो ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर चल क्या रहा है? वह अक्ष सीरत को अपने बाशों में मजबूती से पकड़ा हुआ था जिस कारण सीरत को घुटन महसूस होने लगा। उसे पता था आज फिर अक्ष उसके साथ बुरा ही करेगा। वही आनंद अक्ष के गुस्से को देख सीरत के साथ कुछ गलत न हो इसका विष ही मान सकता था, क्योंकि अक्ष जब गुस्सा में होता तो उसके सामने जाना मतलब शेर को नींद से जगाना होता है। आनंद फिर वापस चैरिटी इवेंट में चला गया। वही अक्ष सीरत को पीछे के रास्ते से बाहर ले जा अपने कार के पास जाने लगा। अक्ष को आता देख रोबिन कार का दरवाजा खोल दिया तो अक्ष सीरत को कार के अंदर रख खुद भी अंदर जा बैठ गया। सीरत शांत बैठी रही। उसे पता था कुछ भी वो कह ले अक्ष वही करेगा जो उसे करना है। कार स्टार्ट हो रफ्तार से गाड़ियों से भरे रास्ते में भी भागे जा रहा था। तभी अक्ष अपने कोल्ड आवाज में बोला, कहा था ना उससे दूर रहना, मेरा बात तुम्हें समझ नहीं आता है। अक्ष के कोल्ड आवाज को सुन कार का माहौल बहुत डरवाना हो चुका था। साथ ही सीरत के साथ साथ रोबिन और ड्राइवर का भी डर से बुरा हाल हुए था। पर सीरत कुछ न कह बस शांत बैठी रही। तभी अक्ष अपने लाल शैतानी आंखों से गुस्से में सीरत के तरफ देख उसके बाजू को मजबूती से पकड़ अपने तरफ खींच बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो?
सीरत अपने नम आंखों से अक्ष की तरफ देख बोली, कैसे दूर रहूं उससे, उसके अलावा कोई नहीं बचा है इस दुनिया में जो मेरा अपना हो। सीरत के बात को सुन अक्ष गुस्से में उसे अपने और करीब कर अपने होंठ को उसकी कमर में घुमा कठोरता से बोला, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो तुमसे दूर जाते ही तुम्हें भूल गया, वो तुम्हारा अपना है। सीरत के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। कुछ ही वक्त में मेंशन आ गया। अक्ष उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।